एक कहावत है, कहते हैं कि जितना बड़ा सर उतनी बड़ी सरदर्दी। पावर वाला कॉन्सेप्ट कभी फील नहीं हुआ मुझे। आई एम बीइंग ब्रूटली ऑनेस्ट। हम लोग सुनते हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, ये कितना सच है? ये थोड़ा सा थोड़ा पॉलिटिकल सा हो गया। आई थिंक इसको वील गिव इट अ पास। 4 साल लगे मुझे। सेकेंड अटेम्प्ट में आई केम इनटू IRTS एंड उसके बाद 4th अटेम्प्ट में आई गॉट 21 रैंक। आई केम इनटू IAS। आई थिंक आज तक कोई नहीं पैदा हुआ होगा जो कहे कि मैं लाइफ में आज तक फेल ही नहीं हुआ। कुछ लोग जो टॉपर हैं, क्लास में स्कूल में हमेशा से टॉप किया, लेकिन वो UPSC क्रैक नहीं कर पाते, लेकिन वही कोई एवरेज स्टूडेंट है वो कर सकता है। वेरी 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 रेलेवेंट क्वेश्चन आई वुड से। आप तो मुझे वो UPSC वाले दिन ही याद करवा रहे हो। अगर बैठने का आपका पोस्चर सही नहीं है उस पर भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। टाई की जो लेंथ होती है वो भी नोटिस की जाती है। क्या सच में ऐसा कुछ होता है? When you go into a interview room na, go inside as an officer, you'll come out like an officer. Tough phase in my training actually. वही है कि pictures don't convey the reality. So that is the truth behind social media. ट्रेनिंग एक ना बहुत अच्छा एक्सपोजर है। तो DC के अंदर कौन कौन आते हैं, जैसे SDM या फिर दूसरे की ऑफिसर्स? सो ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट में जो भी उनके डिपार्टमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर डायरेक्टली आंसरेबल टू द डिप्टी कमिश्नर। व्हाट इज एन एवरेज सैलरी ऑफ IAS? सैलरी इज आई थिंक द सेम। वहीं पंजाब जैसे राज्य में जो है ब्रेन ड्रेन और माइग्रेशन की सबसे बड़ी समस्या है। बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं जो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके बाहर विदेश चले जाते हैं। इट इज़ नॉट समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी। मतलब माइग्रेशन हमेशा ही चलती आई और अब भी माइग्रेशन चल रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इवोक इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आज का पॉडकास्ट आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग और नॉलेजेबल होने वाला है, स्पेशली UPSC एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं IAS वर्जीत वालिया जी, जो कि 2018 बैच के IAS अधिकारी हैं और इस समय पंजाब के रूपनगर में DC के पद पर हैं। तो उनकी अभी तक की जर्नी कैसी रही, किस तरह की प्रिपरेशन रही, क्या स्ट्रैटेजीज रही, और अब वो DC हैं तो एक DC की लाइफ कैसी होती है, क्या वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, इन सभी सवालों पर उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इवोक इंडिया पर। थैंक यू सो मच। वर्जीत वालिया और अब IAS वर्जीत वालिया, इस ट्रांसफॉर्मेशन से लाइफ कैसे और किस तरह से कितनी ज्यादा बदल गई है? आई वुड से एज अ पर्सन ज़्यादा चेंज नहीं है, बिकॉज आई थिंक दैट इज़ ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स। क्योंकि आप एज अ पर्सन जैसे पहले हो वैसे ही आप सर्विस में रहते हो, और जो आपकी क्वालिटीज़ एज अ पर्सन हैं, दे रिफ्लेक्ट इन योर वर्किंग, दे रिफ्लेक्ट in your style of functioning as an officer. If you are a sincere person, you will become a sincere officer. If you are a hardworking person, you will become a hardworking officer. But professionally, of course, बहुत change आया है. Professionally, as an IAS officer, there are a lot of responsibilities. बहुत काम होता है. There are मतलब छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी, and at the end of the day, you are wholly and solely responsible to get things done. And कोई भी issue आ जाता है उसके लिए भी आप ही responsible हो. So professionally, मतलब I've become very particular about nitty-gritties. कोई भी चीज़ होती है, जैसे पहले तो लगता था, फॉर एग्जांपल कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, एज विजिटर जाते थे, देखते थे कि हाँ इतना बड़ा प्रोग्राम हो गया। बट नाउ एज एन ऑफिसर आई सी कि उसके पीछे कितनी मेहनत गई होगी ऑर्गेनाइजिंग टीम की, या फिर whosoever is heading that. So now I have got a perspective as an officer for everything. So be it a mega program, be it any developmental issue of the country or of Punjab or any village, तो उसमें भी अब पर्सपेक्टिव्स काफ़ी खुल गए हैं कि अगर कोई चीज़ नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही। तो इन चीज़ों से काफ़ी आई थिंक फ़र्क पड़ा है।
रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाले फेस में ज़्यादा फर्क पड़ा है मतलब। Definitely. At the end of the day, as an IAS officer, you are responsible for whatever position you are holding. And mostly जो हमारी positions होती हैं वो at the helm होती हैं. So the entire structure of the organization is looking up to for guidance, for direction. आप जैसे काम करोगे वैसे ही सब करेंगे. हम्म, आप जितनी मेहनत करोगे बाकी उतनी ही मेहनत करेंगे. जितना आप फाइन डिटेल्स में जाओगे उतना ही बाकी फाइन डिटेल्स में जाएंगे. सो ऑफ कोर्स जब एक बंदा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है ना सारी चीज़ों के लिए तो उसकी एक मतलब स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग बिल्कुल चेंज हो जाती है. मतलब जैसे हम लोग बाहर से देखते हैं हमें बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग सा सब कुछ लगता है कि हाँ पावर है आईएएस के पास, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज और टेंशन उससे काफ़ी ज़्यादा है. एक ना एक कहावत है, कहते हैं कि जितना बड़ा सर उतनी बड़ी सरदर्दी. बट ऑफ कोर्स दैट इज ऑन अ लाइटर नोट. बट एज यू सेड, मुझे पर्सनली भी हमेशा मतलब आई एम बीइंग वेरी जेन्युइन हियर, नथिंग, वेरी जेन्युइनली स्पीकिंग, पावर वाला कॉन्सेप्ट कभी फील नहीं हुआ मुझे. आई एम बीइंग ब्रूटली ऑनेस्ट. कभी भी मुझे कहीं भी पावर फील नहीं हुई. अगर फील हुई है तो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हुई है. एवरी सिंगल प्लेस, बीट हमारी, अगर वी ऑल्सो होल्ड अ कोर्ट एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, वी होल्ड अ रेवेन्यू कोर्ट. तो चाहे वो हमारी रेवेन्यू कोर्ट है उसमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि किसी के साथ कुछ गलत ना हो जाए. अच्छा, आई फील रिस्पॉन्सिबल कि जल्दी से जल्दी केस डिस्पोज ऑफ हो जाए, बिकॉज पीपल गेट हैकल्ड, देयर लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन दैट. Again, be it elections, now that we are conducting elections, again you feel the responsibility कि yes, it has to go in a very good, free and fair manner. Elections भी अच्छे से होने चाहिए. All the personnel who are involved, बहुत बड़ा पैराफर्नीलिया involved होता है इसमें. They should also be very comfortable while discharging their duties. It should not be कि मतलब election period उनका worst experience बन जाए, because duty तो करनी है. अच्छे से जितना हम अच्छे से करवाएंगे, दे विल ऑल्सो एंजॉय, वी विल ऑल्सो फील हैप्पी अबाउट इट. सो कुछ भी हो उसमें सारा तो आता ही है. रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, प्रेशर होता है, वहीं हम लोग सुनते हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, ये कितना सच है? आई वुड से इसको एक अलग थोड़ी कलरिंग सी हो गई है. आई वुड नॉट यूज द वर्ड पॉलिटिकल प्रेशर. एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ना 360 डिग्री आपको सब देखना पड़ता है. बीट मीडिया, बीट जुडिशरी, बीट पॉलिटिक्स, बीट एनी यूनियन और एन एसोसिएशन, एनीथिंग एंड एवरीथिंग. सारा कुछ हर स्फेयर से, सोसाइटी के हर स्फेयर से आपको डील करना पड़ता है. और हर स्फेयर के अपने अपनी ही इश्यूज होते हैं या फिर उनका एक डायनेमिक्स होते हैं, डिफरेंट डायनेमिक्स होते हैं, एंड यू हैव टू डील विद इट. यू हैव टू डील विद इट. एंड इन दैट सेंस पॉलिटिकल प्रेशर इज समथिंग जिसको एक ना मतलब अलग सी कलरिंग दे दी गई है. आई पर्सनली फील पॉलिटिक्स इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर कंट्री, especially a democratic country, जहाँ पे ultimately it is the people's will that should prevail. And how will that prevail? Through elections, through the political representatives. So whatever input they are giving, that is of course something which is important. How can you ignore it? And मैंने personally आज तक benefit ही देखा है. For example, if we are planning कि कौन कौन सी roads बननी है, so the kind of inputs we get from political representatives, that is unmatched. वो हमें हमारे सबॉर्डिनेट से उस लेवल की इनपुट कभी मिलेगी नहीं. सो इन दैट सेंस आई वुड से पॉलिटिकल प्रेशर नहीं, मतलब इट्स सॉर्ट ऑफ अ डायनेमिक्स, पॉलिटिकल डायनेमिक्स, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ टू डील विद इट. एंड एट द सेम टाइम इट इज इंडिस्पेंसिबल. उसके बिना काम नहीं चलेगा. मतलब इन शॉर्ट हम इस पे कह सकते हैं कि सबका पॉइंट ऑफ व्यू इस पे अपना अपना है, कि कोई इसको एज अ पॉलिटिकल प्रेशर देख रहा है तो कोई इसको आप जैसे लोग एक इनपुट मान रहे हैं. देखो, एट द एंड ऑफ द डे ना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, पर्सनैलिटी
जो भी इंसान है ना, उसकी पर्सनैलिटी बहुत रिफ्लेक्ट होती है उसके काम में, चाहे वो ऑफिसर है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो एक कुछ मान लो मीडिया पर्सन है, whosoever. So your personality reflects in the profession that you are in. तो उस पे बहुत डिपेंड कर जाता है, मतलब और हमारी सोसाइटी में जिस हर तरह के लोग हैं सोसाइटी में, तो हर प्रोफेशन में भी हर तरह के लोग हैं, ऑफिसर्स में भी हर तरह के लोग हैं, कर्मचारियों में भी हर तरह के लोग हैं, मीडिया में भी हर तरह के लोग हैं. आई एम जस्ट सेइंग दैट दिस द होल स्पेक्ट्रम ऑफ सोसाइटी इज प्रिवेलेंट इन ईच एंड एवरी स्फेयर. जिससे भी, चाहे पॉलिटिक्स की भी बात कर लो, तो उसमें भी हर तरह के पॉलिटिशियंस आर देयर. तो आई से दैट इन अ पॉजिटिव वे. तो किसी पॉलिटिशियन का मे बी डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा पुश होगा, किसी का किसी और एंगल से ज़्यादा होगा, किसी का कुछ मान लो कुछ इवेंट्स करवाने हैं या फिर कुछ अपना सम डाउन ट्रॉडन उनकी हेल्प करने में इनपुट है. तो वो सारी हर पॉलिटिशियन की मैंने देखा है कि उनके थोड़ा पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है. एंड एज एन ऑफिसर यू नीड टू बी अ बिट अकोमोडेटिव फॉर एवरीथिंग, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर किसी की भी कोई रिक्वेस्ट है वो इवेंचुअली होनी आपके थ्रू है. तो यू कैनॉट बी वेरी स्टबर्न और यू कैनॉट बी वेरी टाइट कि मैंने ऐसे डील करना है या ऐसे नहीं डील करना. यू नीड टू बी वेरी ओपन, यू हैव टू बी वेरी रिसेप्टिव एंड एक्सेसिबल, एंड बहुत मैच्योरली आपको हर चीज़ों को एनालाइज करना पड़ता है. एंड आई थिंक ऑल ऑफिसर्स आर डूइंग अ गुड जॉब एट दैट. पंजाब के पटियाला में आपका जन्म हुआ, फिर आपने अमृतसर से अपनी स्कूलिंग की, फिर स्कूल पास आउट होने के बाद आप दिल्ली चले गए अपनी हायर स्टडीज़ के लिए. वहाँ से आईआईटी दिल्ली से आपने जो है बीटेक की, और उसके बाद 2013 से आपने अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू की. तो मैंने तो इस जर्नी को काफ़ी कम शब्दों में बताया, मैं चाहूँगी कि इसको आप अच्छे से बताएं. आई वॉज बॉर्न इन पटियाला, बट मैं कभी वहाँ रहा नहीं, मेरे पेरेंट्स भी वहाँ कभी नहीं रहे. तो हर बच्चा, मतलब मोस्टली बच्चे अपने नानके पैदा होते हैं, तो दैट वाज द स्टोरी बिहाइंड इट. तो आई वाज बोर्न देयर, बट स्कूलिंग मेरी सारी अमृतसर की है. तो अमृतसर में देयर इज अ स्कूल द सीनियर स्टडी, वहाँ पे तो उसका जो प्राइमरी विंग है दैट इज इन द कैंटोनमेंट, और दूसरा सेकेंडरी विंग है दैट्स इन द पुतलीगढ़. तो वहाँ पे सारी स्कूलिंग हुई. उसके बाद आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE, और थैंकफुली आई कुड मेक इट टू IIT Delhi. वहाँ पे बीटेक की 4 साल वहाँ पे, इट वॉज अ गुड टाइम. IIT Delhi आई वुड से मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बिकॉज वहाँ पे आई वुड से इट्स नॉट मतलब इट्स नॉट जस्ट अ कॉलेज, एंड आई थिंक दैट इज ट्रू फॉर अदर कॉलेजेस ऑल्सो. मतलब कॉलेजेस आर नॉट जस्ट अ कॉलेज, वो अपने आप में एक दुनिया है. आप सारी उम्र अपने घर में ही आपने बिताई होती है प्रैक्टिकली, है ना, घर से स्कूल, स्कूल से घर, कहीं रिश्तेदारों के या दोस्तों के. सो दैट इज द फर्स्ट टाइम दैट यू आर एक्चुअली स्टेपिंग आउट इनटू द वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड. तो वहाँ जो आपको एक्सपोजर मिलता है, दैट इज आई विल से, मतलब दैट चेंजेस योर माइंडसेट लाइक एनीथिंग. एंड व्हेन इट कम्स टू अ कॉलेज लाइक IIT Delhi, ऑफ कोर्स बहुत अच्छे अच्छे और कॉलेजेस हैं, एवरी मतलब ड्यू क्रेडिट टू एवरी सच हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट. वहाँ पे आई फेल्ट कि आई वाज वेरी थैंकफुल कि हर तरह का एक्सपोजर था वहाँ पे, एवरी सिंगल थिंग. मतलब नॉट जस्ट एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स, ड्रामेटिक्स, सिंगिंग, मतलब कुछ जो आपने सोचना है वहाँ पे वो एक्सपोजर है. एंड यू also have the network to make it through. आपको क्या पसंद था ज़्यादा? पहले तो I started in sports also, but मेरी काफ़ी recurring injury रही वहाँ पे बास्केटबॉल में, so eventually I gave it up. तो I still remember I was a bit dejected कि यार मतलब that was my passion, और वो injury के कारण I had to give it up. तो स्टेज प्ले के ऑडिशंस हो रहे थे वहाँ पे, तो मैं भी उसमें चला गया. तो एज लक वुड हैव इट वहाँ पे आई स्टार्टेड क्लियरिंग दैट, एंड इवेंचुअली जो हमारा स्टेज प्ले था उसमें आई वाज गिवन द लीड रोल. सो फ्रॉम दैट इट वाज लाइक अ पिवट फ्रॉम स्पोर्ट्स टू ड्रामेटिक्स. तो उसके बाद मेरा सारा कॉलेज ड्रामेटिक्स में ही, मतलब अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स,
एज फार एज एक्स्ट्रा करिक्स आर कंसर्न्ड, तो मैं ड्रामेटिक्स में मैंने काफ़ी किया. आई इवन एंडेड अप डूइंग सम प्रोफेशनल स्टेज प्लेस, और आई ऑल्सो एंडेड अप डायरेक्टिंग some of the stage plays. So that was a good experience. So as I was saying, IIT Delhi जैसे इंस्टीट्यूट है ना, अगेन इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल. हमारे बैचमेट सीनियर्स या जूनियर्स हर फील्ड में एक्सेल किया उन्होंने, मतलब विच एवर फील्ड देव पिक्ड, देव डन अ वंडरफुल जॉब. कईयों ने स्टार्टअप किया, वो तसल्ली से किया. कुछ लोग इवेंचुअली ड्रामेटिक्स में ही चले गए, तो काफ़ी यूट्यूब चैनल्स वगैरह, TVF एंड ऑल, उसमें दे आर वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व्ड. कुछ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी चले गए, दे आर डूइंग वेरी गुड एट दैट. सम पीपल वेंचर्ड इनटू फोटोग्राफी, उसमें बहुत अच्छा किया. सो आई वुड से दैट institute is something which gives you an exposure of next level, and I was very thankful to have that exposure so that you could do whatever, you know, आप अपनी calling पहचान सकते हो और आपके पास opportunity है उस calling पे आगे बढ़ने की. It's not that कि आपको कुछ अच्छा लग रहा है and you have no idea कि आगे क्या करना है उसके बारे में. So moving on, after completing my graduation, then I ventured into UPSC preparation. So again, I was also trying to find my calling. So I felt administration is something जो मुझे एक पता नहीं, I don't know why, but it gave me some sort of a internal satisfaction. कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम करके ना, तब भी मुझे अच्छा लगता था. मेरे घर में भी अच्छा लगता था, कॉलेज में भी अच्छा लगता था, और मतलब कहीं भी अगर मतलब कुछ होता था ना कि ठीक है, मतलब इफ दिस इज विद हिम तो इट विल बी टेकन केयर ऑफ, वो वाला थोड़ा था मेरा एटीट्यूड. तो लीडरशिप थी स्टार्टिंग से, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली थोड़ा, आई वुड से. तो दैट आई थॉट कि इट इज वर्थ गिविंग इट अ ट्राई. आई स्टिल रिमेंबर, बिकॉज हर किसी के दिमाग में भी डिबेट चलती है, लोगों में भी डिबेट चलती है, क्या करना चाहिए, UPSC IAS करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. कोई उसके प्रोज बता रहा है, कोई बिल्कुल एंटी है, कोई बिजनेस के लिए भी, मतलब हर फील्ड के लिए पीपल डिबेट, राइट. सो आई स्टिल रिमेंबर हाउ आई मेड माई फाइनल डिसीजन. आई जस्ट क्लोज माई आईज. तो मैंने ये सोचा कि लेट्स से IAS इज समथिंग जो मुझे ऐसे ही प्लेटर पे मिल रहा है आज, लेट अस से, वुड आई टेक इट. मतलब somebody walks in and says कि अगर आप yes बोलते हो मैं आपको IAS अभी बना दूंगा. I just thought कि let's imagine this situation, and मेरी internal calling थी कि of course with a blink of an eye I will accept it. So then I realized कि then it's, फिर तो अगर मेरे माइंड में कोई भी बाकी चीजें आ रही हैं तो वो सिर्फ मे बी वो मेहनत से बच रहे हैं या फिर उस तरह के रीजंस हो सकते हैं. सो दैट वाज द वे हाउ आई डिसाइडेड दैट आई नीड टू स्टेप इनटू दिस फील्ड. एंड उसके बाद माय जर्नी ऑफ UPSC प्रिपरेशन स्टार्टेड. आई कंटिन्यू टू स्टे इन दिल्ली ओनली टू प्रिपेयर फॉर UPSC. उसमें अगेन बड़ा फ्रैंक नोट पे चल रहा है सारा कुछ. तो वाजीराम इंस्टीट्यूट है वहाँ पे. सो जैसे वो होता है ना बैंड वेगन डिबेट भेड़चाल में, मतलब आई जॉइंड दैट ऑल्सो. सो दैट वाज आई थिंक अ 10-month कोर्स और सो, बहुत महंगा भी था. पहले 3 महीने आई वेंट देयर. उसने उतना हेल्प कर दिया कि चलो एक नेटवर्क बन गया, पता लग गया क्या करना है, चल गया कि हाँ कौन सी दुकान से नोट्स मिलते हैं, इस तरह के बेसिक्स क्लियर हो गए. बट वंस दीज बेसिक्स वर क्लियर, उसके बाद आई स्टॉप गोइंग देयर. मतलब डिस्पाइट द फैक्ट कि सारे पेरेंट्स की सारी हार्ड अर्न मनी भी गई उसमें. सो देयर इज नो रिटर्न पॉलिसी ऑफ दैट इंस्टीट्यूट. तो बट आई स्टॉप गोइंग टू दैट इंस्टीट्यूट बिकॉज आई रियलाइज कि मतलब आई हैड रीच्ड दैट स्टेज कि मुझे वहाँ से इनपुट नहीं मिल रही थी, and I could do better myself. So I shifted to self-study wala mode after those initial 3 months. But I still continued to stay in Delhi only for my entire preparation period. उसका 2 reasons थे. एक तो ये था, अगेन हर किसी का अपना अपना होता है. मेरे लिए ये था कि जो एक नेटवर्क बन जाता है ना, पीयर ग्रुप बन जाता है, I personally feel that is very important, at least for me.
तो उसमें पता लग जाता है कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे, क्या आजकल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड ऑल दैट, कोई स्ट्रैटेजी की इनपुट मिल जाती है, कुछ ना कुछ यू गेन ओनली आफ्टर डिस्कशन। तो फॉर दैट आई स्टेड देयर। घर पे आ जाता तो मैं कट ऑफ हो जाता अपने पीयर ग्रुप से, प्रोवाइडेड पीयर ग्रुप अच्छा हो। एंड सेकेंड रीजन वॉज आई कंटिन्यू टू गिव टेस्ट सीरीज। मुझे पर्सनली ये था कि टेस्ट सीरीज में वहाँ पे एक्चुअल में जाके उनका जो टेस्ट सेंटर है उसमें बैठ के मतलब जितना रियल एग्जामिनेशन फील को रेप्लिकेट कर सकते हो उतना होगा, राइट? तो इसलिए आई लाइक टू गो देयर इन द टेस्ट सेंटर्स ऑफ दोज इंस्टीट्यूट्स और वहाँ पे टेस्ट देता था, रादर देन सिटिंग इन योर बेडरूम और स्टडी रूम और फिर आप बैठ के टेस्ट दे रहे हो। आजकल वो ऑप्शंस भी हैं, बट आई डेंट प्रेफर दैट। सो फॉर दीज टू रीजन्स आई कॉन्टिन्यूड टू बी इन दिल्ली ओनली। तो उसके बाद 4 साल लगे मुझे टोटल। देन सेकेंड अटेम्प्ट में आई केम इन टू IRTS एंड उसके बाद फोर्थ अटेम्प्ट में आई गॉट 21 रैंक, आई केम इन टू IAS। उसके बाद IAS वाली जर्नी शुरू हो गई। आपने बताया जैसे कि आपका फोर्थ अटेम्प्ट में आपका IAS अलॉट हुआ, तो ये वाली जर्नी कैसी रही? क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी दिमाग में आते हैं कि हाँ कि नहीं हुआ तो फिर से ट्राई करना पड़ेगा, तो वो नेगेटिव थॉट्स आपके ऑब्वियस सी बात है आपके दिमाग में भी आए होंगे। वही है, हर इंसान अलग है। मुझे लगता है मैं थोड़ा ज़्यादा डिफरेंट हूँ इन चीज़ों में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई नेवर एम्ड एनीथिंग। मैंने कोई अपना एम बना के नहीं प्रिपरेशन की। हर किसी का मोटिवेशन स्टाइल डिफरेंट होता है। मेरा मोटिवेशन स्टाइल था कि आई जस्ट फोकस्ड ऑन माई इनपुट एंड दैट वॉज इट। I eventually realized कि UPSC preparation is teaching me things जो मैं कहीं और ना सीख पाता, बिकॉज वो कहते हैं ना कि एक हाई प्रेशर में ही डायमंड बनता है एंड ऑल दैट, है ना? तो या फिर बहुत हीट में ही ग्लास गर्म होगा एंड देन द ग्लास कैन टेक शेप, और आयरन फॉर दैट मैटर। सो इन दोज pressing times only one could improve and learn skills and qualities जो रूटीन लाइफ में हो सकता है 20 साल लग जाते हैं सीखने में, जो आप उस दौरान 2 साल में सीख जाओगे। सो आई लर्न दी मतलब मुझे 3-4 क्वालिटीज़ हैं जो मुझे इतनी इंपॉर्टेंट लगी, जो मैंने डेवलप की ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन पीरियड। तो आई ओनली फोकस्ड ऑन दैट। मुझे था कि अगर ये 3-4 क्वालिटीज़ मैं सीख गया तो इवन इफ आई डोंट क्रैक UPSC, बिकॉज आफ्टर ऑल देखो डेस्टिनी इज ऑल्सो समथिंग, राइट? एंड UPSC इज अ सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। मतलब यू कांट जज योर सेल्फ, आपका क्रैक हुआ नहीं हुआ उससे मैं खुद को जज क्यों करूं? जस्ट बिकॉज आई हैव नॉट क्रैक्ड UPSC डज नॉट मेक मी अ फेलियर। आई वॉज वेरी क्लियर ऑन दैट, वेरी वेरी क्लियर ऑन दैट। आई नेवर डाउटेड माई सेल्फ ऑन दोज लाइन्स। हालांकि मतलब दिस इज आई विल यूज दिस प्लेटफॉर्म टू कन्वे माई मैसेज टू ऑल दी एस्पिरेंट्स ऑल्सो एंड ऑल दोज ऑल्सो हूव नाउ गिवन अप द प्रिपरेशन। मतलब चाहे आज मेरा निकल भी गया, बट जेन्युइनली कह रहा हूँ, कभी भी मैंने खुद को उस पैरामीटर में नहीं डाला कि अगर मेरा पेपर नहीं निकला तो मैं क्या करूँगा, नथिंग लाइक दैट। या फिर आई एम ऑफ नो यूज, या फिर वो नेगेटिव थॉट्स जो आप कह रहे हो, नेवर हैड दीज नेगेटिव थॉट्स। So my target was to develop these 3-4 important qualities like hard work, smart work, perseverance and dedication. ये 4 क्वालिटीज मैंने अपने अंदर डेवलप करनी थी, और मुझे था कि अगर ये डेवलप हो गई तो कहीं भी चले जाएंगे, कुछ कर लेंगे। सो बस इसीलिए लगे रहे जब तक खुद की तसल्ली नहीं हुई तब तक लगे रहे, और इवेंचुअली एग्ज़ाम निकल गया तो इधर आ गए। एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है ना कि मतलब जब हम कुछ नया शुरू करते हैं तो एक जोश होता है, मोटिवेशन होती है, लेकिन वो धीरे धीरे ठंडा होने लग जाता है। और जब हम UPSC हो या फिर कोई और एग्ज़ाम हो या कुछ हो जिसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं और हम लगातार अटेम्प्ट दे रहे हैं, वो क्लियर नहीं हो रहा है, तो हम अपने साथ वालों को देखते हैं, फ्रेंड्स को, कि उनके कोर्सेज कंप्लीट हो गए, उनको अच्छे पैकेजेस मिल रहे हैं। और वहीं कुछ रिश्तेदार भी होते हैं ना जो पूछने लग जाते हैं कि आपका क्लियर नहीं हुआ, इस बार भी नहीं क्लियर हो, दोबारा से प्रिपेयर करेंगे, कुछ और कर लो। तो क्या ऐसा वाला फेज आपके साथ भी था? आपको भी किसी ने ऐसा बोला? आपको ना अपना डिफेंस डेवलप करना पड़ता है।
सो ड्यूरिंग दोज टाइम्स आई थिंक मैं ये रिलेटिव्स ये वो से वैसे ही थोड़ा सा डिस्टेंस में ही था. वो कभी मौका ही नहीं आ पाया कि कोई मुझे कोई कमेंट करे. तो मे बी दैट वाज माय डिफेंस मैकेनिज्म, ताकि ये चीज मुझे अननेसेसरी एंड अनवांटेड प्रेशर ना दे. आप अगर कुछ कर रहे हो वो सोशल प्रेशर में मत करो. आप खुद कुछ करना चाहते हो तो करो. सो दैट्स व्हाई आई हैड टू जस्ट रूल इट आउट. तो वो वाला तो मैंने ऐसे मैनेज कर लिया. एंड अदरवाइज जैसे मैं आपको कह रहा हूँ ना, when I talked about perseverance as a quality and I wanted to develop this, तो मैं पहले तो समझा ये है क्या चीज़, मतलब धीरे धीरे समझे कि ये चीज़ क्या है. सो वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ perseverance in my understanding is कि आप if something goes wrong, use it as a platform to improve. मतलब कुछ तो होगा ना, आप परफेक्ट तो बन नहीं गए हो, या आप ये तो नहीं हो कि आपने परफेक्ट अटेम्प्ट दे दिया और फिर भी नहीं हुआ. मतलब अगर तो आप ये सोच रहे हो तो आई एम सॉरी, यू आर जजिंग इट रॉन्ग. आई थिंक अगर किसी का टॉप रैंक भी आ गया ना, स्टिल दैट पर्सन विल बी जेन्युइन इनफ टू एडमिट कि हाँ उसने परफेक्ट नहीं किया होगा, कमियां होती हैं, राइट. तो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ भी हो उससे आप लर्न करें, चाहे आप 0.1% इंप्रूवमेंट क्यों ना करो, but the improvement should be there, and that is the only thing that matters. It's not that वो हेयर एंड टॉर्टोइज वाली स्टोरी हुई है, मतलब हम बचपन में सुनते आते हैं, बट दैट इज हाउ यू यूज दीज थिंग्स. मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स हैं जो इस फेज के दौरान और मुझे इंटरनलाइज हुए, इनका और डीप मतलब मुझे समझ में आया. तो यही है कि अगर आप मतलब आप में वो स्टार्टिंग वाला जोश जो आप कह रहे हो, आप डेली इंप्रूव कर रहे हो, मतलब आपने अटेम्प्ट दिया 80 नंबर आए, अगले दिन 100 आ गए, मतलब यू आर छलांगे मार मार के इंप्रूव कर रहे हो. बट दैट इज ऑफ नो यूज. दैट इज ऑफ नो यूज इफ यू डोंट हैव दिस क्वालिटी कि आप इंक्रीमेंटल चेंज करते रहो, बट करो विद परसिस्टेंस, लगातार करो, बिकॉज इट्स अ मैराथन. ये वो नहीं है कि आपने 3 दिन बहुत मेहनत कर ली, 4 महीने बहुत मेहनत कर ली और बहुत इंप्रूवमेंट कर लिया, ये कर लिया वो कर लिया, और फिर देखा नहीं हुआ तो आप ठंडे हो गए. मतलब स्लो चलो लेकिन चलते रहो, रुकना नहीं है. नॉट जस्ट रुकना नहीं है, बट ऑलवेज हैव दैट माइंडसेट टू इंप्रूव. चाहे वो 0.01% भी आप इंप्रूव कर रहे हो ना, मतलब जस्ट सिट एंड एनालाइज कि आपने कुछ तो इंप्रूव किया. इफ द आंसर इज यस, तो यू आर गुड, यू आर गुड इनफ. तो उसके बाद आप इंप्रूव करते चलो, चीजें कंपाउंड होंगी, चाहे हफ्ता लग जाएगा, हफ्ता नहीं तो महीना लग जाएगा, बट आप एज योर स्टडी इज गोइंग ऑन आप इंप्रूव करोगे. एंड आई थिंक दिस इज ये जो सारी वैल्यूज है ना, इट्स नॉट जस्ट फॉर यूपीएससी, दिस इज ट्रू फॉर एनी फील्ड फॉर दैट मैटर. आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप अपनी पीएचडी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप अगर डेली बेसिस पे इंप्रूव कर रहे हो, दैट इज द परसिवरेंस यू नीड. एंड इफ यू अटेन दैट स्टेट ऑफ माइंड, फिर नथिंग कैन स्टॉप यू, एब्सोल्युटली नथिंग. आपने बताया आपने तो अपने रिलेटिव्स को मौका नहीं दिया बोलने का, लेकिन जो एस्पिरेंट्स है जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लगे हुए हैं, अटेम्प्ट दे रहे हैं एक के बाद एक, तो उनको क्या सजेस्ट करोगे कि वो इन चीज़ों से कैसे बैटल करें, और उनके रिलेटिव्स के लिए क्या कहोगे कि वो ऐसा प्रेशर ना बनाए? देखो, सब यही ज्ञान देते हैं, मैं भी वही ज्ञान दे दूंगा आई थिंक अभी, कि ये सारी चीजें ना इंटरनल हैं. मतलब दिस इज ऑल्सो क्वालिटी यू नीड टू डेवलप, कि आप एक्सटर्नल चीजों को मत देखो, इंटरनल चीजों को देखो. तो उसमें तो चाहे वो रिलेटिव हो गए, चाहे वो फ्रेंड्स हो गए, पीयर ग्रुप कैन एड नेगेटिवली ऑल्सो. तो चाहे वो हो गया, चाहे कोई और एक्सटर्नल फैक्टर हो गया, योर इमीडिएट फैमिली भी हो सकती है, या फिर कुछ ऐसा हो गया कि आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो बहुत ज़्यादा तरक्की कर गए, आप सोच रहे हो कि यार मैं तो यहीं बैठा हुआ हूँ एंड ऑल दैट. सो एनीथिंग एक्सटर्नल आपको एलिमिनेट करना चाहिए. अगेन, ऑल दीज थिंग्स आर ट्रू नॉट जस्ट फॉर यूपीएससी बट फॉर लाइफ. ये चीजें ना, आपने जो मर्जी सोच लिया कि मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, अगर आपका ये नेगेटिव क्वालिटीज नहीं गई,
तो आप सारी लाइफ उसी रैट रेस में ही रह जाओगे. देयर विल बी नो कंटेंटमेंट, क्योंकि बोलने वाले तो बाद में भी कुछ बोल देंगे. हम्म. आपने यूपीएससी क्रैक कर दिया, वो कहते हैं नहीं नहीं आपको ये सर्विस तो मिली नहीं, आपको तो वो सर्विस मिली. अच्छा, सर्विस भी मिल गई, उसके बाद कहेंगे अच्छा अच्छा ये कार्टर तो मिला नहीं, आपको तो वो कार्टर मिल गया. अच्छा, कार्टर भी मिल जाए, अच्छा आपको ये पोस्ट तो मिली नहीं, आपको तो वो पोस्ट मिल गई. सो मतलब दिस इज अ नेवर एंडिंग साइकिल. आज नहीं तो कल यू हैव टू मैच्योर इनफ एंड लर्न कि इन चीजों से बाहर कैसे निकलना है. ये भी एक चक्रव्यूह है. इस चक्रव्यूह से जब आप बाहर निकलोगे तभी आपकी सक्सेस वाली जो रास्ता है ना तब खुलता है. तब आप उस पे एक्चुअली में चलना शुरू करते हो. और एंड अगेन इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरीथिंग. चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप डॉक्टरेट कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स को काट के ही मेहनत करनी पड़ेगी. एंड एज फार एज माई मैसेज टू रिलेटिव्स आर कंसर्न, वो तो चलो लेसर सेड द बेटर, क्योंकि मेरे रिलेटिव्स भी सुन रहे होंगे. सो बट स्टिल टेकिंग दैट रिस्क. देखिए, एट द एंड ऑफ द डे हम सबको अपना फर्ज निभाना है. इस दुनिया में हम आए हैं, अपना हर कोई अपना अपना रोल में आए हैं इस दुनिया में, अपना अपना फर्ज निभा रहे हो. एंड उसमें पॉजिटिवली निभाओगे तो अच्छा है, आपको भी अच्छा लगेगा, यू नो. तो अगर कोई कैंडिडेट, कोई आपका रिश्तेदार या बच्चा यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा है, यू नीड टू एक्नॉलेज कि कितना सेक्रीफाइस जाता है उसमें. यू नीड टू एक्नॉलेज कि कितना हरक्यूलिन टास्क है ये. एंड यू शुड एटलीस्ट रिस्पेक्ट. यही अपने आप में बहुत मतलब इट्स अ रिस्पेक्ट वर्दी थिंग कि somebody हैज टेकन दैट डाइव कि हाँ मैं इस जर्नी के थ्रू जाऊंगा. तो वी शुड रिस्पेक्ट दैट एंड वी शुड ट्राई टू बी एज पॉजिटिव एज वी कैन. मतलब हमारा रोल फिर क्या है कि उसको जितना हम एक अच्छा इन्वायरमेंट दे सके उतना अच्छा दें. कुछ भी नेगेटिव करके आपने क्या उखाड़ लेना है. सो बी हेल्पफुल एज मच एज यू कैन. जब हम कुछ भी अचीव करते हैं, कोई भी हमारा गोल सेट करते हैं, हम उसको ट्राई करते हैं अचीव करने का, तो जब वो हमें नहीं मिलता तो एक ये जिक्र होता है कि शायद किस्मत में नहीं होगा, लक की बात होती है कि मतलब मेहनत तो जरूरी है ही, साथ में लक भी जरूरी है. इस पर आपका कितना बिलीव है? हाँ बिल्कुल. आई टोटली अग्री विद दिस. डेस्टिनी मतलब इज समथिंग विच आई बिलीव इन. अदर्स मे और मे नॉट. भगवान ने सोचा हुआ है सबके लिए, जो भी सोचा हुआ है अच्छा ही सोचा हुआ है और अच्छा ही होता है सबके साथ. बट अगेन मे बी आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ. आई फोकस ऑन माई इनपुट ओनली. तो अगर आप वो 3-4 आपके एस्पेक्ट्स हैं, जैसे हार्डवर्क है, हार्डवर्क के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता. आप अपने घर में सफाई तक नहीं रख पाओगे अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो, ठीक है ना. लेट अलोन आप बाहर जाके कुछ कंट्रीब्यूट करो. हार्डवर्क का तो कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है. सो दैट इज अ क्वालिटी यू नीड टू इम्बाइब, राइट. इफ देयर इज अ पर्टिकुलर टास्क दैट हैज टू बी डन, अगर आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट करे जा रहे हो कि बाद में करेंगे बाद में करेंगे, एक तरफ वो इंसान है जो मेहनत करके उसको खत्म कर रहा है, तो ऑफ कोर्स द फर्स्ट गाय, द सेकंड गाय विल यू नो विल मूव अहेड. देन स्मार्ट वर्क. स्मार्ट वर्क भी मैंने सीखा है कि स्मार्ट वर्क का भी जितना हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट स्मार्ट वर्क भी है. स्मार्ट वर्क डज नॉट मीन यू नो टेकिंग शॉर्टकट्स. नो, दैट इज नॉट व्हाट आई मीन. बट स्मार्ट वर्क मीन्स कि अगर आपकी इनपुट है, आप मेहनत कर रहे हो, लेट से कोई 5 घंटे पढ़ रहा है, दो कैंडिडेट्स हैं 5 घंटे पढ़ रहे हैं. 5 घंटे पढ़ना इज हार्ड वर्क, राइट. बट उस 5 घंटे को यूटिलाइज कैसे करना है, दैट इज स्मार्ट वर्क. द वन हु इज ऑल्सो फोकसिंग कि हाँ ये 5 घंटे को मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी कैसे निकालनी है, आपने कैसे स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, उस स्ट्रैटेजी से आप जा रहे हो. पीछे लास्ट टाइम जो भी आपकी स्ट्रैटेजी फेल हुई, हैव यू ट्वीक्ड इट और नॉट. जो टॉपर्स हैं या जो सक्सेसफुल हैं उनसे आपने क्या सीखा, या आपके टीचर्स हैं या पीयर ग्रुप हैं उनके साथ डिस्कशन करके कुछ अच्छी चीज़ क्या निकली, उस हिसाब से आप चलो. यूज टेक्नोलॉजी टू योर बेनिफिट, यूज एवरीथिंग टू योर बेनिफिट. तो और एक तरफ वो बंदा है जो बस 5 घंटे लगा हुआ है, सर फेंक के लगा हुआ है, 5 घंटे पढ़ना है उसको. हाँ. सो ऑफ कोर्स नाउ यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. एंड अगेन दिस इज आल्सो ट्रू फॉर एवरीबॉडी. 100 मीटर की अगर रेस है तो हर रोज
सारे स्पोर्ट्स पर्सन वही सुबह 5 बजे पहुंचेंगे, 100 मीटर की प्रैक्टिस करेंगे, है ना? उनका लेट से 4 घंटे का ट्रेनिंग सेशन है, हर कोई 4 घंटे मेहनत कर रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे देयर इज वन पर्सन हु विल बी डूइंग मच बेटर देन अदर्स. व्हाई? बिकॉज दैट पर्सन वाज आल्सो डूइंग स्मार्ट वर्क. 4 घंटे सबने लगाए, बट उसने स्मार्ट वर्क किया. सो स्मार्ट वर्क इज समथिंग यू नीड टू डेवलप. देन परसिवरेंस, नो शॉर्टकट टू इट. आई थिंक आज तक कोई नहीं पैदा हुआ होगा जो कहे कि मैं लाइफ में आज तक फेल ही नहीं हुआ. आप लेट से आप सक्सेसफुल हो गए, आप फर्स्ट क्लास में आए, फर्स्ट क्लास में फर्स्ट आ गए, सेकंड में भी फर्स्ट आ गए, लगातार स्कूल में फर्स्ट रहे, फिर आप कॉलेज में आ गए, तब भी लगातार, मतलब कभी ना कभी तो आपको ठोकर लगेगी ही लगेगी. एंड नॉर्मली तो ठोकरें रोज लगती हैं, आजकल रोज लगती हैं, हमें सर्विस में लगती हैं, मतलब लाइफ में भी लगती हैं. सो फेलियर इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ सक्सेस, एंड फेलियर इज समथिंग विच इज द बेस्ट टीचर. आप दो तरह का एटीट्यूड ले सकते हो, या तो फेल करके आप डिमोरलाइज हो जाओ, आई एम नॉट गुड इनफ, व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट इज हैपनिंग टू मी. दो ही ऑप्शंस हैं. दूसरी, यू टेक अ पॉज एंड थिंक व्हाट वेंट रॉन्ग. अगर आप यही नहीं सोच रहे व्हाट वेंट रॉन्ग, हाउ विल यू गेट टू नो व्हाट शुड हैव बीन डन. तो आपको पता लगेगा कि यार टेस्ट सीरीज मुझे देनी चाहिए थी, मैंने लास्ट टाइम कोई टेस्ट सीरीज ही नहीं दी, पहले जाके सीधा यूपीएससी में बैठ गए, पता ही नहीं था क्वेश्चंस की, उतनी राइटिंग स्पीड ही नहीं होती कि 20 क्वेश्चंस आप पूरे आंसर्स लिख दो, यू नो, ऑल दीस थिंग्स. तो दिस इज व्हाट फेलियर टीचेस यू. एंड फेलियर, मतलब सारी दुनिया यही कहते हैं, आई एम नॉट द ओनली पर्सन, एवरीबडी सेज दिस, दैट फेलियर इज द बेस्ट टीचर. एंड परसिवरेंस इज समथिंग यू नीड टू डेवलप. परसिवरेंस आप में होगी तभी आप फेलियर में पॉजिटिव वाला एटीट्यूड लेके आओगे, नहीं तो आप नेगेटिव एटीट्यूड ले आओगे, उतना ही आप नीचे जाते जाओगे, इंक्रीमेंटली नीचे जाओगे आप. सो एज यू सेड कि, so I'll summarize why I was talking about these 3-4 values. उसका ये रीजन है कि जैसे आप कह रहे हो ना कि आप कुछ भी करो उसमें एक लक फैक्टर होता है. मेरा पॉइंट है कि आप कुछ भी करो उनमें आपको यही 3-4 क्वालिटीज चाहिए, और अगर आप लगे रहते हो, लगातार लगे रहते हो, आज नहीं तो कल तो क्रैक करोगे ना. चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो टीचिंग प्रोफेशन है, चाहे कोई आपका कॉर्पोरेट वर्ल्ड है. इफ यू आर डिस्प्लेइंग दीज क्वालिटीज डे इन डे आउट, यू हैव अ 30-40 ईयर लॉन्ग करियर. तो लक ऐसा तो है नहीं कि जी आपका 40 साल लक खराब ही रहेगा ऐसा तो नहीं है. सो लक इज समथिंग विच यू कैन बीट बाय परसिवरेंस एंड डिस्प्लेइंग दीज क्वालिटीज. आप लगे रहो, लक आज नहीं तो कल फेवर कर जाएगा. मैंने भी अपना, आई विल शेयर माय पर्सनल, इसमें मैंने भी ये सोचा था कि देखो हम एनालाइज करते हैं ना, पता लगता है उस दोस्त का ये हुआ था, इंटरव्यू में रह गया, उसका ये हुआ, न्यूज़ भी पढ़ते हैं, आर्टिकल्स भी देखते हैं, ब्लॉग्स भी देखते हैं, तो पता लगता है कि यार इंटरव्यू में एक बार बहुत ही कम नंबर आ गए तो रह गया, ऐसा ऐसा. तो मैंने भी यही सोचा था कि मैं 3 इंटरव्यूज भी अगर मैं दे देता हूँ, लेट्स से इफ आई अपीयर इन इंटरव्यू 3 टाइम्स, देन आई कांट से कि तीनों टाइम मेरा लक खराब था ठीक है ना. तो एक बार तो खुद में कुछ कमी है. हाँ, अग्रीड. सो वो लक फैक्टर तो आप इजीली बीट कर सकते हो बाय स्टेइंग इन द गेम, बाय डिस्प्लेइंग परसिवरेंस. सो दैट्स माय आंसर. डेस्टिनी इज ऑफ कोर्स देयर, बट if you develop these 3-4 qualities which are fundamental to success and you just keep going, then of course you will meet your destination. अभी स्कूल का आपने जिक्र किया, आप स्कूल टाइम से कैसे थे पढ़ाई में? मैं ठीक था मैं टॉप कर लेता था, बट कॉलेज में नहीं टॉप करता था, स्कूल में आई यूज्ड टू टॉप. मतलब आप फिर उस वाली बात को सच करें कि हाँ, जो टॉपर्स होते हैं वही लोग आईएएस आईपीएस बनते हैं. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. फिर कॉलेज में थोड़ी ना मैं टॉप करता था, कॉलेज में तो आई यूज्ड टू स्ट्रगल. तो आप कभी ना कभी तो स्ट्रगल करोगे ही लाइफ में. तो एंड ऐसा भी नहीं है, हमारे बहुत बैचमेट्स हैं, लाइक आई यूज्ड टू टॉप, डजंट मीन कि जितने भी आईएएस थे हमारे साथ बैचमेट्स वो सारे सेम थे, ऐसा तो नहीं है. कुछ लोग स्कूल में भी बहुत स्ट्रगल करते थे, कुछ लोग कॉलेज के टॉपर्स थे, मैं आई यूज्ड टू स्ट्रगल इन कॉलेज तो मतलब देयर इज ऑलवेज अ मिक्स. आई डोंट थिंक योर हिस्ट्री डिफाइंस योर प्रेजेंट.
It is your present value system which defines your present. तो ये सारी चीजें पीछे की हैं. बहुतों को तो याद भी नहीं होगा 5th में कितने नंबर आए, 10th में कितने नंबर आए. आपको अपने नंबर नहीं याद तो वो क्या ही कंट्रीब्यूट कर लेंगे आपकी लाइफ में. और जैसे कि कोई बच्चा जब यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करता है तो मतलब वो सेल्फ चेक कैसे करे कि हाँ कि वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि वही वाली बात कि कुछ लोग जो टॉपर हैं क्लास में, स्कूल में हमेशा से टॉप किया, लेकिन वो यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाते, लेकिन वही कोई एवरेज स्टूडेंट है वो कर सकता है. वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन आई वुड से. आप तो मुझे वो यूपीएससी वाले दिन ही याद करवा रहे हो. तो दिस इज द प्रिसाइज क्वेश्चन आई यूज्ड टू हैव इन माय माइंड, और ये लगातार रहा. अगेन हो सकता है कुछ लोग मेरी बातों से डिफर करें, बिकॉज ऑफ कोर्स एवरीबडी हैज देयर ओन ओपिनियन, बट मैंने फाइनली मतलब किसी ने बोला ये एंड आई रेजोनेटेड विद दैट कि लेट्स से 500 लोग क्रैक कर रहे हैं यूपीएससी, तो वो 500 के 500 का रास्ता डिफरेंट होगा. देयर इज नो क्लियर कट पाथ टू क्रैक यूपीएससी. ऐसा नहीं है कि कोई आके स्पून फीडिंग कर देगा कि पहले ये कर लो, फिर ये कर लो, फिर ये कर लो. मतलब इट्स नॉट वो केमिस्ट्री लैब नहीं है कि इसमें ये डाल दो, ये डाल दो, फिर ये बन जाएगा. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. और अगर 500 लोग क्रैक कर रहे हैं, उनके सबके 500 अलग अलग रास्ते होंगे. सो व्हाट डज दिस मीन? कि आपको अपना रास्ता खुद बनाना है. आपको अपना रास्ता खुद बनाना है. यस, बेसिक इंग्रेडिएंट्स आर मतलब थोड़ा कॉमन होते हैं. मतलब आप किसी का उठा लिया, किसी का कुछ उठा लिया, किसी का कुछ उठा लिया. बेसिक इंग्रेडिएंट्स मोटे मोटे सेम होते हैं, बट आपको रास्ता अपना खुद बनाना पड़ता है. एंड व्हेन वी से कि रास्ता खुद बनाना है, अच्छा आप अंधेरे में चल रहे हो, है ना, आप देखो मुझे एंड ऑफ द टनल लाइट कब दिखेगी, नहीं पता लगता, नहीं पता लगता. जब कोई फिक्स्ड वही नहीं है कि फिक्स्ड फॉर्मूला ही नहीं है कि ऐसे 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 करके हो जाएगा, तो आप खुद को असेस भी कैसे करोगे? आई यूज टू फील द सेम. सो माई आंसर इज दिस इज वेरी डिफिकल्ट. मे बी जो बाकी एंट्रेंस एग्जाम्स है ना, जैसे IIT JEE हो गया, या कैट हो गया, CSAT हो, सॉरी GMAT हो गया, बाकियों में लग जाता है आइडिया. मैंने बाकी भी दिए हुए हैं, कैट भी दिया हुआ है, IIT JEE दिया हुआ है, बाकियों में पता लग जाता है. IIT JEE में भी ना आई हैड मतलब 2 साल तैयारी की है, दोनों साल पता होता था, एट एवन गिवन पॉइंट मुझे पता होता था कि इस समय मेरी तैयारी इस लेवल की है. इसमें नहीं पता लगता. सो मच सो अब पता नहीं किसी ने ये बात एक्सेप्ट की है या नहीं की है. एंड कंटिन्यूइंग ऑन द नोट ऑफ फ्रैंकनेस ओनली, जिनके रैंक्स भी आते हैं ना, दे हैव नो आइडिया कि उनका क्लियर भी होगा, लेट अलोन द रैंक. मान लो मेरा 21 रैंक आया, तो डोंट थिंक कि मुझे लग रहा था कि हाँ मेरा प्री ऐसा हो गया, मेंस ऐसा हो गया, इंटरव्यू ऐसी हो गया, तो आई विल कंफर्टेबली लैंड इन टॉप 50. कईयों को लगता होगा, इट्स फाइन, बट मोस्टली लाइक आई हैव सीन एटलीस्ट 50% लोगों को नहीं आइडिया होता. मैक्सिमम इतना आइडिया हो सकता है किसी को होता हो कि मेरा क्रैक हो जाएगा, बट क्या रैंक आएगा, या कईयों को तो ये भी नहीं पता होता कि रैंक आना भी है कि नहीं, लेट अलोन डबल डिजिट और सिंगल डिजिट रैंक, वो नहीं पता लगता. तो इसका आंसर भी वही है कि यू हैव टू कार्व योर ओन पाथ. आपको ये जो पीयर ग्रुप डिस्कशन है, मेरे केस में मुझे वो बहुत काम आई थी. प्रीलिम्स में मैं क्या करता था, देखो पीयर ग्रुप बनाना अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टास्क है. तो मैंने प्रीलिम्स के लिए एक डिफरेंट पीयर ग्रुप बना रखा था जो प्रीलिम्स में अच्छे थे. तो मैं क्या करता था, लेट्स से हम सारे एक कॉमन टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो एक गूगल शीट आई यूज टू मेंटेन, और आई ऑनबोर्डेड एवरीबडी. सारे एग्री कर गए उसमें कि जो भी एग्जाम दे दिया उन्होंने, टेस्ट दे दिया, किसी ने घर पे बैठ के दे दिया, किसी ने जाके दे दिया, किसी ने आगे दे दिया, किसी ने पीछे दे दिया, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंगली दे दिया. तो जो भी एग्जाम देता था ना, अपने मार्क्स लिख देता था उसमें. तो लेट से 10 लोग थे प्रीलिम्स के मेरे उस पीयर ग्रुप में, तो 10 के 10 ने लिख देना है कि हाँ भी इसका जो टेस्ट सीरीज 11 थी उसमें मेरे 140 आए, किसी ने लिख दिया मेरे 125 आए. तो फिर आपके जितने नंबर आए आप
अंदाजा लगा लेते थे कि आप कहाँ पे हो. हम्म, तो प्रीलिम्स में मुझे वैसे आइडिया लगता था. तो बिकॉज प्रीलिम्स इज समथिंग ऑब्जेक्टिव ऑल्सो, तो कंपैरेटिवली प्रीलिम्स में आइडिया लगाना इज ईजियर. सो दिस इज द मॉडस ऑपरेंडी विच आई हैड कि कैसे आइडिया लगेगा. देन इट कम्स टू मेंस. मेंस में कैसे आइडिया लगा, मुझे 2 साल यही फिगर आउट करने में लग गए कि कैसे आइडिया लगेगा. सो फाइनली व्हाट आई लैंडेड अपॉन वाज कि कुछ हमारे जैसे विजन आईएएस था उस टाइम पे, और भी कुछ हैं अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स. वो क्या करते थे कि जब किसी का रैंक आ गया ना, लेट्स से किसी का सेकंड रैंक आ गया, 10 आ गया, 15 आ गया, जितना भी रैंक आ गया, अगर उन्होंने उनकी टेस्ट सीरीज दी होती थी तो उसकी टेस्ट सीरीज के आंसर्स उन्होंने अपलोड कर देने अपनी वेबसाइट पे. सो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग वाज कि अब मुझे पता है इस बंदे का रैंक 10 आया, और मैं ये भी देख लेता था कि इस बंदे का इस जीएस लेट्स से एथिक्स में इसने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं, या जीएस पेपर 1 में बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं, या एसए में बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं. तो मैं ये भी देख लेता था, यही नहीं कि उसका रैंक क्या है, आई यूज्ड टू सी कि इस पर्टिकुलर एग्जाम पेपर में इस बंदे ने काफ़ी अच्छा किया. तो उसका वही वाला पेपर मैं डाउनलोड कर लेता था. एंड आई डिडंट यूज टू लुक एट द आंसर, मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ता था और खुद आंसर लिखता था. देन आई यूज टू कंपेयर कि मैंने क्या लिखा है और इस बंदे ने क्या लिखा है. तो दैट वाज अ गेम चेंजर फॉर मी. तो उससे मुझे काफी आइडिया लगने लगा कि वेयर आई स्टैंड विद रिस्पेक्ट टू मेंस प्रिपरेशन इज कंसर्न. एंड थर्ड स्टेप इंटरव्यू, उसमें भी आई स्टिल रिमेंबर फर्स्ट टाइम जब इंटरव्यू दी ना, तो एक तो ना मिसगाइड बहुत होती हैं चीज़ें. तो अगेन किसी का अलग पर्सपेक्टिव भी हो सकता है. बहुत कईयों ने मुझे ये कहा और मैंने बिलीव कर लिया ये कि जी इट इज़ जस्ट अ टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी, जस्ट गो एंड बी योर सेल्फ एंड ऑल दैट. तो मैं वैसे ही चला गया, तो ज़्यादा कुछ बना नहीं उसमें. तो नेक्स्ट टाइम आई रियलाइज कि नहीं, दिस इज़ लाइक एनी अदर स्टेज, यू नीड टू वर्क हार्ड फॉर दिस. तो सेकेंड इंटरव्यू में मैंने मेहनत करनी शुरू की फॉर इंटरव्यू. उसमें भी सेम फॉर्मूला वर्कड. मैंने फिर एक पीयर ग्रुप बना लिया था 3-4 लोगों का, शॉर्ट वन, छोटा वाला इसमें, और हम अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन पीयर ग्रुप में करते थे. तो आपको पता तो लगता ही है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप मतलब रेडिली अवेलेबल है इंटरनेट पे. तो लेट से मैं सामने उसको ये क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए, तो वी वुड सी कि वो किस तरह के आंसर दे रहा है, फिर मैं देखता था मैं किस तरह का देता. सिमिलरली कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेट से कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसका इशू चल रहा है, या फिर कोई वॉर चल रही है उसका इशू है, तो उस टॉपिक पे हर पीयर ग्रुप का बंदा अपने अपना एक बार एक इंटरव्यू आंसर देगा. उससे क्या हम कंपाइल करते थे कि उस बंदे ने ये आंसर बहुत सही दिया, उस बंदे ने ये बहुत सही किया. देन वी यूज टू अक्यूमुलेट इट, और फिर वी यूज टू इंटरनलाइज कि अगर मतलब दिस इज हाउ द आंसर नीड्स टू बी स्ट्रक्चर्ड, these are the ways how you can substantiate your point. कि आप कुछ बोल रहे हो कि ऐसा होना चाहिए, तो वो क्यों होना चाहिए, बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट ऐसा होना चाहिए. तो ये सारी चीजें पीयर ग्रुप जो हमारी प्रिपरेशन है उससे आइडिया लगा. तो तब भी बहुत आइडिया लगा कि इंटरव्यू में वेयर यू आर स्टैंडिंग. एंड एज लक वुड हैव इट, हम 3 लोग थे. I think the lady in our group, she got 196 marks in interview. I got 193, and the guy, he got 186. तो तीनों के ही ऑलमोस्ट उसी ब्रैकेट में और टॉप ब्रैकेट में ही आए. तो दैट रियली वर्क्स. सो दिस वाज माय सॉल्यूशन टू द इशू दैट यू वर आस्किंग. बट ऑफ कोर्स हर किसी का रास्ता अपना है, कोई और रास्ता भी निकाल सकते हैं. इंटरव्यू में अक्सर हम सुनते हैं, जैसे सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वीडियोस आती है, उसमें बताया जाता है कि ठीक से ना बैठने पर भी, अगर बैठने का आपका पोस्चर सही नहीं है, उस पर भी रिजेक्ट कर दिया जाता है. टाई की जो लेंथ होती है वो भी नोटिस की जाती है. क्या सच में ऐसा कुछ होता है? See, I can't comment on that. Maybe a UPSC member who has actually taken interviews, they can comment on that. मैं तो अपना पर्सपेक्टिव दे सकता हूँ, मुझे नहीं पता UPSC members क्या देखते हैं. बट इफ़ यू आस्क दिस क्वेश्चन, मेरा तो आंसर यही होगा कि ऑफ कोर्स ये चीज़ें ठीक होनी चाहिए आपकी. टाई लेंथ गलत क्यों हो? Why should your tie length be wrong? आई एम नॉट सेइंग कि मैं डरा रहा हूँ कि जी नहीं होगी तो दिस इज नॉट अ गुड, मतलब हो सकता है दिस इज नॉट अ रीजन,
बट आप इन प्रिंसिपल सोच के देखो ना, लेट्स से यू आर एन आईएएस ऑफिसर और अ फॉरेन सर्विस ऑफिसर, आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो यूनाइटेड नेशंस में, और आप टाई लेंथ गलत पहन के जा रहे हो, व्हाट सॉर्ट ऑफ इंप्रेशन दैट विल गिव? सो एक ना किसी ने कहा था, व्हेन यू गो इनटू अ इंटरव्यू रूम ना, go inside as an officer, you'll come out like an officer. तो have that mentality of an officer. अंदर ही एज ऑफिसर जाओ ना, तभी बाहर एक ऑफिसर बन के आओगे. तो आई थिंक थिंग्स मैटर. आप अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, या फिर जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? एज आई सेड, मैंने 3 इंटरव्यूज दिए हैं. सेकेंड अटेम्प्ट में दिए, थर्ड में दिए और फोर्थ में दिए. सेकेंड में आई गॉट अबाउट 162 मार्क्स आई थिंक. ज़्यादा मैंने प्रिपेयर नहीं किया था. आई वॉज अंडर दैट इम्प्रेशन ओनली कि कोई नहीं जी, ठीक है, जस्ट बी योर सेल्फ. सेकेंड जो था मेरा इंटरव्यू, इट वॉज इन थर्ड अटेम्प्ट जो मैंने सेकेंड इंटरव्यू दिया. तब मैंने काफ़ी मेहनत करके गया था मैं. बट अगेन आई डेंट गेट गुड मार्क्स. आई थिंक 160 रह गए थे. पहले 162 थे, फिर 160 आए. सो मतलब आपका वो पहले वाला क्वेश्चन यहाँ अप्लाई होता है. बंदा कहेगा कि यार इस बार तो मैं इतनी मेहनत करके गया और मार्क्स मेरे कम हो गए. तो बट अगेन आई डेवलप्ड परसिवरेंस. आई सॉ इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे. I thought what went wrong, and my answer was my peer group. And the third interview which I gave in my fourth attempt, उसमें मेरा peer group was different, and see, all three of us got really good marks. So मतलब of course मतलब ये नहीं है कि हमें रोना शुरू कर दो. मतलब you have to look back कि what went wrong, and there's always a scope of improvement. So coming back on the experience of interview, eventually ना I realized this, that you need to have that personality of an officer. वो it is a personality test. पर्सनैलिटी टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपके बाल कैसे हैं या आपके शर्ट कौन से रंग की है. दैट इज नॉट योर पर्सनैलिटी. योर पर्सनैलिटी इज विद इन दैट. तो वन थिंग इज यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट, and then you need not be overconfident also. There's a fine line. There is a fine line between underconfidence, confidence and overconfidence. Why do you need to be confident? Of course बाकी reasons तो आप सबको पता है, but the reason I am talking about it, क्योंकि questions अंदर आप predict तो कर नहीं सकते कि क्या question आएंगे. अगर आपके अंदर एक fundamental confidence होगा ना, तो आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा. देन यू विल एक्चुअली बी एबल टू थिंक एंड आंसर. अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है ना, आप मौके पे सोच ही नहीं पाओगे. यू विल नॉट बी एबल टू थिंक. ओवर कॉन्फिडेंस होगा तो आप कुछ ब्लैबर आउट कर जाओगे, तब भी आप बिना सोचे बोल दोगे. सेकेंडली, इंटरव्यू में ना, जब मैंने फिर फाइनली फर्स्ट इंटरव्यू और सेकंड इंटरव्यू में जो मैंने मेहनत अपनी इनपुट ना मैंने एटलीस्ट 5 times कर दी थी. तो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग वाज कि सबसे पहले तो ना मैं बहुत लोगों को जाके मिला. कुछ ऐसे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को मिला जिनके इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, तो उनके इनपुट्स लिए. सीनियर ऑफिसर्स को मिला. एक फॉर्मर यूपीएससी मेंबर को भी मैं मिल पाया लकीली. तो सबसे मैंने सुना कि व्हाट आर योर इनपुट्स, एंड वन ऑफ देम सेड वन थिंग विच स्टक विद मी लाइक एनीथिंग. उन्होंने ये बोला कि जब कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा अंदर, तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं. या तो आपने वो क्वेश्चन पहले सोच रखा है, या मतलब प्रिपेयर कर रखा है, आपस में पीयर ग्रुप में आपने वो क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है. आपने आधा घंटा 1 घंटा सबके इनपुट्स लिए हुए हैं, फिर उसको अच्छे से कंसाइज करके स्ट्रक्चर्ड वे में इंटरनलाइज भी किया हुआ है. सो यू ऑलरेडी हैव अ ओपिनियन एंड वेरी गुड फैक्ट्स ऑन दैट क्वेश्चन. तो 2 ही ऑप्शन है कि या तो आपने वो क्वेश्चन पहले ही प्रिपेयर किया हुआ है, इन दैट सेंस प्रिपेयर,
या आपने नहीं किया हुआ और आप एकदम नया। मौके पे सोच के बोल रहे हो. You have only two options. And you know which is the better option. Of course, preparation. So this is something that stuck with me. तो मैंने अपने पीयर ग्रुप में मतलब ऑफ कोर्स बाकियों की भी इनपुट्स थी. हमने इंश्योर किया कि जितने भी हमारे करंट अफेयर्स के मेन टॉपिक्स हैं, मुद्दे हैं, वो हमने सारे ऐसे डिस्कस किए हुए हैं, इंटरनलाइज किए हुए हैं. उन्होंने तो मुझे ये भी कहा था, कहते कि इट मेड सेंस टू मी कि कुछ चीज़ें इतनी इंटरनलाइज होनी चाहिए कि अगर आप सो के भी जस्ट उठे हो, यू शुड बी एबल टू स्पीक ऑन इट. मतलब आपकी हाफ अटेंशन भी है तब भी आप उस पर बोल पा रहे हो. आपने उतनी डेप्थ में उस टॉपिक के बारे में सोचा हुआ है, इतनी डेप्थ में आपको उसके फैक्ट्स पता है. ओनली देन यू कैन आंसर इवन विथ हाफ अटेंशन. सो उस लेवल की प्रेपरेशन हमने की. हमने टॉपिक्स कम से कम 200-300 प्रिपेयर कर लिए होंगे. जो हमारा डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है, डैफ होता है, उसमें भी कुछ नहीं छोड़ा. मतलब एंड व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग ना, देन मान लो आपने 100 टॉपिक्स प्रिपेयर कर लिए हैं, तो उससे आपके वो सिर्फ 100 टॉपिक प्रिपेयर नहीं हुए, आपको एक कला भी आ गई. You've understood how a question needs to be answered. So even if there is a new question inside, at least you will be able to hit that structure. At least now you know how to think and how to answer. एंड आपने जो और प्रिपरेशन की हुई है उससे आप कुछ ना कुछ उठा के मौके पे अच्छे तरीके से बोल पाओगे. आई रिमेंबर somebody was saying, किसी के पास ऐसा कोई क्वेश्चन आया था कि हाउ डू यू कंपेयर इंडिया एंड पाकिस्तान पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब बोथ साथ में ही इंडिपेंडेंट हुए थे आफ्टर दी 75 years, क्या डिफरेंस है. तो अगर मौके पे आप बोल रहे हो, आपने प्रिपेयर नहीं किया हुआ, ये मोस्ट लाइकली ये क्वेश्चन नहीं प्रिपेयर किया होता. हमने भी, आप जितना भी कोशिश कर लो, इस क्वेश्चन का थोड़ी ना प्रिपेयर कर लोगे. बट अगर आपने बाकी सारे टॉपिक्स प्रिपेयर किए हुए हैं तो आपको वो कला आ गई है. सो यू नो टू आंसर इट वेरी स्ट्रक्चरली. आप बोलोगे कि हाँ जी, पॉलिटिकली ये डिफरेंस आ गया है, इकोनॉमिकली ये डिफरेंस आ गया है, यू विल हैव सम फैक्ट्स टू स्पीक ऑल्सो, सोशली ये डिफरेंस आ गया है, स्पोर्ट्स में ये डिफरेंस आ गया है. So you will give a much well-rounded answer and a structured, and you sprinkle it up with facts. तो वैसा आंसर आप दो. कहा आप मौके पे कुछ बोल रहे हो कि हाँ जी पाकिस्तान का जी कि अब इंडिया का भी ऐसे ही है, मतलब कुछ भी आप बोल सकते हो मौके पे, फिर आप कुछ भी बोल दोगे, राइट. सो दैट इज माई आंसर कि इंटरव्यू में टेक इट सीरियसली एंड डू वर्क ऑन दीज एस्पेक्ट्स. कई बार एस्पिरेंट्स ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करने में भी गलती कर देते हैं, फिर बाद में प्रॉब्लम फेस करते हैं. ऐसा शायद आपके साथ भी हुआ. आपने पहले क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में सोशियोलॉजी लिया, फिर उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट से फिजिक्स लिया, तो इस पे क्या सजेस्ट करेंगे? डिसाइडिंग योर ऑप्शनल ना बहुत बड़ा फैसला है. प्रॉबेबली लाइफ में जैसे मैरिज पार्टनर चूज करना है, वैसे ही उसी लेवल का इम्पोर्टेंस है ऑप्शनल डिसाइड करना, बिकॉज ऑप्शनल से बहुत कुछ फर्क पड़ जाता है. आई रिमेंबर जब मैंने स्टार्ट किया, ज़्यादा मुझे एक्सपोजर नहीं था. किसी ने कुछ गाइड किया, किसी ने कुछ गाइड किया, तो आई एंडेड अप टेकिंग सोशियोलॉजी. नथिंग रॉन्ग अगेंस्ट दैट. जो इनपुट्स मुझे मिले थे कि जी आपका पता नहीं वो GS कौन सा पेपर है 2 या 3, वो प्रिपेयर हो जाएगा, एथिक्स भी प्रिपेयर हो जाएगा, इससे ऐसे भी प्रिपेयर हो जाएगा, इंटरव्यू भी प्रिपेयर हो जाएगा, ऑल दोज थिंग्स. एंड कम टाइम लगता है इसको पढ़ने में, मतलब कवर करने में, और मार्क्स अच्छे आते हैं एंड ऑल दैट. तो आई वॉज सोल्ड ऑन दैट. मैं ठीक है, ले लेते हैं. तो नथिंग अगेंस्ट दिस ऑप्शनल, बट माई इनपुट इज ऑप्शनल इज समथिंग आप वो लो जो आपको सूट करता है. अगर आप डिफरेंट स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, PV सिंधु हैं, विराट कोहली हैं, बाकी स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, ये 4-5 स्पोर्ट्स पर्सन्स को अगर आप कहोगे कि जी अपनी अपनी गेम में खेलो, दे विल एक्सेल एट दैट. बट अगर वो अपनी गेम में ना खेलें और
मिसगाइड हो जाएं या कुछ गलत फहमी कह लो, and they end up taking some other game, so they will not be might not be able to do that well, right? तो आपका जो फोटे है, आपको वो आइडेंटिफाई करना और वो पिक करना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज समथिंग विच शुड बी द बेसिस ऑफ दिस डिसीजन कि ऑप्शनल कौन सा लेना है. तो वंस आई फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा मेंस नहीं क्लियर हुआ, सो अगेन थिंग्स कनेक्ट हेयर कि मैंने सोचा व्हाट कुड हैव गॉन रॉन्ग. अच्छा ऐसा है कि मेंस का ना आया भी रिजल्ट बहुत देर बाद था उस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में, एंड मतलब उसके बाद जो नेक्स्ट प्रीलिम्स था वो यूजुअली जिस पीरियड में होता उससे 2-3 महीना एडवांस था, विच मीन्स साइकिल का पीरियड शॉर्टन हो गया, तो टाइम कम था. एंड मेंस में कितने मार्क्स आए कितने नहीं ये एंड में पता लगता है. आप मतलब आई डोंट नो आजकल क्या है, बट तब तो यही था कि इंटरव्यू जब हो जाती थी, फाइनल मार्क्स आ जाते थे, तब सारे कैंडिडेट्स के मार्क्स आते थे कि आपके किस पेपर में क्या मार्क्स आए हैं. विच मीन्स कि जब वो मार्क्स आने थे और नेक्स्ट प्रीलिम्स था उसमें 1-1.5 महीने का ही फर्क होना था, विच मीन्स तब ऑप्शनल चेंज करने का कोई स्कोप ही नहीं था. सो आई टुक अ वेरी बोल्ड डिसीजन. मुझे एक गट फीलिंग थी कि दिस इज समथिंग, मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना, फेलियर से आप यू टेक अ पॉज, यू ट्राई टू रिफ्लेक्ट, यू हैव टू इंश्योर कि मैंने कुछ तो सीखना है, कुछ तो इम्प्रूव करना ही करना है. सो आई रियलाइज गट फीलिंग ही थी कि मेरा ऑप्शनल में गड़बड़ हुई होगी. वाई? क्योंकि फोटे तो मेरा नहीं है, वो तो मुझे पता ही है, इट्स नॉट माई फोटे, जस्ट बिकॉज पीपल हैव गाइडेड मी, बाकियों को इधर उधर दोस्त भी वही कर रहे हैं, हम भी घुस गए, वो उस टाइप का था. आई डिसाइडेड दैट येस आई नीड टू स्विच इन टू माई फोटे, और मैंने फिजिक्स लिया. सब ने मुझे कहा कि यू आर डूइंग अ ब्लंडर, कि पहली बात फिजिक्स इज अ वेरी लेंथी ऑप्शनल, क्योंकि मैंने दोनों प्रिपेयर किए हैं, तो आई कैन गिव यू अ फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑफ बोथ द ऑप्शनल्स. कंपैरेटिवली फिजिक्स इज अ वेरी लेंथी ऑप्शनल, उसको कवर करने में बहुत टाइम लग जाता है. मतलब जितनी आपको मेहनत उसमें करनी पड़ेगी उससे काफ़ी ज़्यादा इधर करनी पड़ती है, मतलब वास्ट क्योंकि ज़्यादा है, नेचर ऑफ ऑप्शनल डिफरेंट है इसलिए. तो ना तो वो कवर होना था इतनी जल्दी. पीपल वर ऑल्सो सेइंग, फ्रेंड्स वर सेइंग, टीचर्स वर सेइंग कि जी आपने अपने अपने रिजल्ट भी नहीं देखा है क्या पता सोशियोलॉजी में ही आपने टॉप किया हो. बट आई टुक दैट बोल्ड डिसीजन, आई न्यू इट कि मैं क्या यहाँ गड़बड़ हुई है, तो मैंने वो स्विच कर लिया. सो मच सो डिस्पाइट माई बेस्ट एफर्ट्स, सेकेंड अटेम्प्ट में मैं अपना पूरा फिजिक्स ऑप्शनल खत्म भी नहीं कर पाया था, क्योंकि हो ही नहीं सकता था इतनी जल्दी. आई कुड कवर ओनली 70% ऑफ माई सिलेबस. तो थैंकफुली तब भी मैं सेकेंड अटेम्प्ट में रैंक निकाल गया बाय कवरिंग 70% ऑफ द सिलेबस. मतलब काफ़ी क्वेश्चंस तो मुझे छोड़ के ही आने पड़े क्योंकि कवर ही नहीं हुआ. बट दैट वाज अ वेरी गुड डिसीजन, बिकॉज इवेंचुअली वही हुआ, जब मार्क्स आए पता लगा यहीं पे सोशियोलॉजी में ही मार्क्स नहीं आए थे. एंड ऑफ कोर्स ऑप्शनल वो भी लो जिसमें आपको डे इन डे आउट मेहनत करने में मज़ा आए. तो फिजिक्स में मुझसे जितनी मर्जी मेहनत करवा लो कोई दिक्कत नहीं है. सोशियोलॉजी में मैं थोड़ा सा वो हो जाता था, तो फिजिक्स में तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया मैंने, एंड उसमें मज़ा आता था. एंड इवेंचुअली फिजिक्स इज़ व्हाट पेड ऑफ. तो आई थिंक जो मेरा फाइनली सक्सेसफुली आई हैव गॉट दिस रैंक, उसमें फिजिक्स वाज वन ऑफ द मेन रीजंस. तो माय मैसेज टू एवरीबडी, ऑप्शनल को बहुत सीरियसली गिव इट अ थॉट, सीरियस इट, उसको बहुत सोच समझ के करो. टेक योर टाइम. ये नहीं है कि आपने प्रिपेयर करना शुरू कर दिया यूपीएससी डे वन से ही आपने डिसाइड करना है, ऐसा नहीं है. हाउ यू कैन इवेट दिस मिस्टेक इज, आप 2-3 चीज़ें कर सकते हो. एक तो आप सबके सिलेबस पढ़ो, जो मेन बुक्स हैं वो एक बार उड़ती उड़ती नज़र लगाओ, आपको पता लगेगा कि इसमें आपका इंटरेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो. अच्छा पिछले कुछ सालों में उसकी परफॉर्मेंस भी देखो. एटलीस्ट आप जो एक टॉप में भी, अगर टॉपर के मार्क्स नहीं कंपेयर कर सकते, बट वो जो टॉप 20% लोग हैं उनके मार्क्स किसी भी ऑप्शनल में एक बार देखो तो सही कितने हैं और दूसरे में कितने हैं. अगर कईयों में अगर बहुत ज़्यादा फर्क है, सो दैट विल, आई एम श्योर इट विल बिकम अ बिग फैक्टर इन योर डिसीजन मेकिंग. तो आप उसको फैक्टर इन करोगे कि इस ऑप्शनल में कितना स्कोप है. तो
फिर भी अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है 2 ऑप्शनल्स में या 3 ऑप्शनल्स में, फिर भी अगर डाउट आ रहा है, स्टिल टेक योर टाइम. टेकिंग टाइम इज नॉट दैट बिग ऑफ अ ब्लंडर देन चूजिंग अ रॉन्ग ऑप्शनल. तो आप चाहे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना एक्स्ट्रा ले लो, बाकियों का थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा देख लो, बाद में डिसाइड करो, बट डिसाइड इट मैच्योरली. अब हम ट्रेनिंग पीरियड की बात करें तो हमने आपके सोशल मीडिया पर भारत दर्शन और लबासना की काफ़ी सारी फ़ोटोज़ देखी, जिससे पता चला कि आपने अपने ट्रेनिंग पीरियड को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया है। तो उस समय का कोई किस्सा या फिर उस किसी फ़ोटो की कोई पर्सनल स्टोरी आप बताना चाहें? Social media, I'm not a very social media savvy person. I think there was a very brief period, तब मैंने शायद इंस्टाग्राम टोटल गिन के 6 महीने ही चलाया होगा, उसके बाद फिर डेड कर दिया. मतलब आई एम नॉट इन टू दैट. बट जितना ब्रीफली भी यूज़ किया, तो जो भी मुझे मोस्ट मेमोरेबल फोटो लगती थी ना, कि हाँ ये फोटो प्रिजर्व होनी चाहिए. नॉट, मेरा आइडिया ये नहीं होता था कि ये फोटो लोगों को दिखानी है. मुझे ये होता था कि हम सब अपने फोन्स में कितनी 100 फोटोज भी खींच लेते हैं ट्रिप पे या कोई इवेंट होता है उस पे. तो माई मोटो वॉज कि जो देयर इज वन पिक विच आई वॉन्ट टू प्रिजर्व, उसको मैं यहाँ डाल दूँ ताकि हमेशा रेडिली अवेलेबल हो मेरे पास. सो दैट वॉज माई आइडिया. तो in that sense, each of the photos have a good story behind that. Everything is very personal उसमें. One of those is हमारा लबासना में ना जब फाउंडेशन कोर्स होता है, सो उसमें अलग अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं. तो उसमें आई एंडेड अप डायरेक्टिंग अ माइम एक्ट. इट वाज ऑन LGBT राइट्स. तो जितने भी बाकी वहाँ पे थे माय फेलो कोलीग्स, बैचमेट्स, उन्होंने मोस्टली किसी ने कभी थिएटर नहीं किया था एंड ऑल दैट, बट आई हैड अ बैकग्राउंड. तो आई एंडेड अप मोटिवेटिंग देम, एंड उनको भी बहुत अच्छी लगी वो जर्नी. इवेंचुअली वी कुड डू इट एट अ वेरी 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 good level. We could develop a very good act. And I still remember the director of Labasna. She came up to me and she said, कहते माइम हम हर साल देखते हैं, but this time it was like totally professional and class apart. So kudos to all those batchmates, who could put it up together. और हमने ज़्यादातर आपकी फ़ोटोज़ देखी, सारी ज़्यादातर फ़ोटोज़ आपके फ्रेंड्स के साथ थी, यानी कि आपको अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना काफ़ी ज़्यादा पसंद है. तो दोस्ती आपके लिए क्या है? हम ना लाइफ में सोचते हैं कि हमने लाइफ में क्या कमाया है, तो मुझे लगता है दोस्ती एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आप लाइफ में कमाते हो. एंड फ्रेंडशिप इज समथिंग जिसका कोई और पैरेलल नहीं है किसी भी रिलेशन में. मतलब रिलेटिव्स में बहुत अलग अलग रिश्ते होते हैं, बट फ्रेंडशिप इज वन विच इज अनडिफाइंड, एंड दैट्स वाई द ब्यूटी बिहाइंड इट, कि एवरीथिंग इज विद इन दैट अम्ब्रेला ऑफ फ्रेंडशिप. तो मुझे लगता है आपकी सबसे बड़ी कमाई आपकी लाइफ में फ्रेंडशिप्स ही होती हैं. आई हैड अ वेरी टफ फेज इन माई ट्रेनिंग एक्चुअली. वही है कि पिक्चर्स डोंट कन्वे द रियलिटी. सो दैट इज द ट्रूथ बिहाइंड सोशल मीडिया, एंड दैट इज वाई आई वॉज नेवर इन टू इट. थोड़ी देर यूज किया फिर छोड़ भी दिया. फेज वन में ना आई हैड अ वेरी बैड इंजरी while playing basketball. कॉलेज में भी ऐसे ही था. आई यूज्ड टू प्ले बास्केटबॉल. मुझे 2-3 बार फ्रैक्चर हुए, हैवी स्प्रेन्स हुए. देन आई गेव इट अप. बट लबासना में फिर खेलने लग गए. तो उसमें मतलब दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट टेरिबल इंजरीज आई एवर हैड इन माई लाइफ. लिगामेंट टीयर हुआ. इट वाज सो बैड. इट वाज सो बैड. आई वाज ऑन बेड रेस्ट फॉर लाइक 2 months, 2.5 months. तो मेरा सारा phase 1 I was in one room on bed rest, and it was of course a very difficult time. Physical pain वगैरह वो तो there is no parameter to even explain that, and my foot had become totally numb. मेरी सारी fingers move होना बंद हो गई थी. I could not even move my foot. It felt as if I've lost my leg only. So but it were thanks to all my friends who helped me get through that difficult period.
सारे कभी भी ब्रेक होती थी सब छोड़ के मेरे रूम में आ जाते थे। कोई भी शाम को गेट टुगेदर होता था सब मेरे रूम में ही होता था। देखो वही है, दोस्ती ही है जो आपको अपने टफ टाइम्स में से सेल थ्रू कराती है। सो माय डीप थैंक्स टू एवरीबडी। ऑफ कोर्स इट्स वेरी पर्सनल, आई वोंट नेम देम, बट मतलब whatever they did for me, it will always stay with me, and I have no words to express my gratitude to them. And why I tell this is precisely the reason कि मैं सब्सटैंशिएट करना चाहता था कि दोस्ती ही आपकी कमाई है। मेरे पास वो कमाई थी तो वो मेरा वो सफ़र निकल पाया। नहीं तो अदरवाइज फेज 1 के अंदर व्हेन देयर इज सो मच ऑफ एक्टिविटी, सो मच टू लुक फॉरवर्ड टू, सो मच टू डू, सो मच टू लर्न, सो मच टू एंजॉय, एंड आई वाज लॉक्ड इन वन रूम, एंड टू गो थ्रू दैट इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ माय फ्रेंड्स दैट आई कुड मेक इट। तो ट्रेनिंग पीरियड में जो फ्रेंड्स बने, क्या आज भी वो कांटेक्ट में है? Definitely, definitely. I think that is true for almost all the batches and across all services. That is irrespective of the service also. कि आपके जो भी दोस्त बनते हैं वो तो लाइफ लॉन्ग ही रहते हैं, जस्ट लाइक स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, एंड सेम विद बैचमेट्स। ट्रेनिंग पीरियड के दौरान और क्या-क्या मतलब नई चीज़ें या अलग चीज़ें आपको सीखने को मिली? ट्रेनिंग एक ना बहुत अच्छा एक्सपोजर है। ट्रेनिंग में स्पेशली भारत दर्शन जब हमने किया ना, that was a very big exposure for us, because हर कोई उतना वेल ट्रैवल्ड नहीं होता, एंड यू नो मतलब ट्रैवलिंग से अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस भी कोई नहीं होता। वंस यू गो विजिट प्लेसेस, सी थिंग्स फॉर योर सेल्फ, दैट एड्स टू योर पर्सपेक्टिव लाइक एनीथिंग। सो इफ वन थिंग दैट स्टिक्स विद मी इज दैट ट्रैवलिंग पार्ट, उससे हमने अपने देश को अच्छे से देखा। मैं पंजाब में पला बड़ा हूँ, पंजाब में रह के जो गाँव की इमेज थी मेरे माइंड में, और फिर जब हमने भारत दर्शन में जाके विलेजेस देखे, टोटली डिफरेंट। तो आंखें खुल गई, रियलिटी चेक मिला कि व्हाट इज द रियलिटी, व्हाट नीड्स टू बी डन, व्हाट इज द ट्रूथ। ये सारी चीज़ें ट्रैवलिंग से आती हैं, एंड दैट आई हैव लर्नड इन माई सर्विस ऑल्सो। अब इसीलिए एक फील्ड ऑफिसर बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो विच एवर पोजिशन आई एम, बी इट SDM, ADC और नाउ एज DC, आई ट्राई टू विजिट द स्पॉट। वी ट्राई, मतलब दैट इज वन थिंग यू लर्न कि यार जब तक आप पंजाबी में हम मौका कहते हैं, साइट, कि जब तक हम फील्ड में नहीं जाते, मौके पे नहीं जाते, हमें वो लेवल ऑफ क्लैरिटी या वो लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस आ ही नहीं सकती। सो दैट इज वन थिंग दैट हैज स्टक विद मी। And one more thing, and that is punctuality. Labasna was very particular about punctuality. कि अगर आपकी 9 बजे क्लास है, that means 9. That doesn't mean that you can enter at 9:01. Rather 5 minutes पहले ही you have to reach. And I still remember my training DC when हमारा 1 साल का एज प्रोबेशनर ट्रेनिंग होती है डिस्ट्रिक्ट में। सो ये सारे क्वेश्चन होते ही हैं एक ट्रेनी DC और प्रोबेशनर में डिस्कस कि जी लबासना में टाइम कैसा रहा एक्सपीरियंस एंड ऑल दैट। आई रिमेंबर हिम ऑल्सो सेइंग दिस वन थिंग, कहते अगर एक चीज़ उनके लिए स्टिक की, दैट इज पंक्चुअलिटी, एंड दैट इज समथिंग वेरी वर्थवाइल, एंड आई हैव यूज दैट। मतलब मैंने भी वो रखा है अपने साथ। अगर हम मीटिंग देते हैं 9 बजे की, तो वो 9 बजे है। ये नहीं कि सारा स्टाफ वेट कर रहा है, आप 9:40 पे पहुंच रहे हो, बिकॉज यू वैल्यू अदर्स टाइम। सो दैट इज समथिंग वेरी क्रिटिकल, एंड दैट इज वेरी फंडामेंटल टू वर्क इथोस, प्रोफेशनलिज्म एंड वर्क कल्चर। IAS की ट्रेनिंग जो है सैनिकों के साथ भी होती है, जिसको आर्मी अटैचमेंट बोलते हैं। 10 to 12 डेज जो है आप आर्मी के साथ रहते हैं, उनके कैंप में रहते हैं, उनके रूटीन को फॉलो करते हैं। उसके एक्सपीरियंस के बारे में मैं जानना चाहूँगी। Very unique experience, and that will stick with me throughout my life. Very memorable. मुझे अभी भी याद है कि हमें 4 दिन लगे थे। हम कारवां में जाते थे, तो हम बस में थे, और मतलब कारवां में तो कम से कम 50 गाड़ियाँ होती थी, एंड वी वर पार्ट ऑफ द कारवां। तो 5 बजे सुबह चल पड़ता था कारवां। अगेन आर्मी टाइमिंग्स, इट्स नॉट 5:01, इट इज़ 500 आवर्स, तो 500 आवर्स। तो
हम वहाँ पे 4:45 अपने बस में बैठ जाते थे ताकि 5 बजे चल पड़ा कारवां। और वो अपनी एक बड़ी मीडियम सी पेस पे आराम से चलता रहता है कारवां। रोज आई थिंक 6-6 8-8 घंटे ट्रैवल किया ऑन दोज वाइंडिंग रोड्स भी नहीं होती थी, रादर वाइंडिंग रोड तो दूर की बात है। एंड स्टिल इट टुक अस 4 days टू फाइनली रीच तवांग से भी आगे लुम्पो। वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग हुई थी आर्मी अटैचमेंट। दैट्स द ट्राई जंक्शन ऑफ चाइना, इंडिया एंड भूटान। दैट वाज द लास्ट विलेज जो ट्राई जंक्शन पे था इंडिया का, और वहाँ पे हमारा आर्मी का इस्टेब्लिशमेंट था। ब्यूटिफुल प्लेस बट वेरी चैलेंजिंग। मतलब आप सोचो ना, आपको 4 दिन 10-10 घंटे 8-8 घंटे ट्रैवल करके आप पहुंच रहे हो वहाँ पे। सो इमेजिन द काइंड ऑफ हार्डशिप्स जिसके थ्रू जाके हमारे ऑफिसर्स सोल्जर्स ऐसी साइट्स पे पहुंचते हैं। एंड दैट वाज द आर्मी बेस विच आई एम टॉकिंग अबाउट। उनकी एक्चुअल डिप्लॉयमेंट और आगे होती थी अलोंग द बॉर्डर। तो वहां से वो अपना ट्रैकिंग का सामान उठा के 3-3 4-4 दिन का फिर आगे ट्रैक करके अपनी पोस्ट पे पहुंचते थे। इमेजिन। एंड उनका एक एक महीने का कुछ रोस्टर होता था। एंड वहां पे कुछ नहीं है, नो नो इंटरनेट, नो नो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, नथिंग। मतलब वहां पे तो कुछ भी नहीं है, राइट? आप तो एकदम फ्रीजिंग सिचुएशन में आप बैठे हो, 1 महीना बैठे हो। एंड आपको वहां पे यू हैव टू यू नो डिस्चार्ज योर ड्यूटीज ऑल्सो। आपको डेली पेट्रोलिंग करनी है। 4 दिन पहुंचने में लग रहे हैं, 4 दिन वापस आने में लग रहे हैं लुम्पो पोस्ट में ही, और फिर 4 दिन आपको ट्रैवल बैक करके एक एक अच्छे डिसेंट साइजेबल सिटी में पहुंचने में लग रहे हैं। सो दिस इज द काइंड ऑफ हार्डशिप्स दैट आर देयर। तो ये हमने फर्स्ट हैंड देखा। And of course the army discipline is very important, and that is something which sticks with me even now. And जो उनकी regimentation है, उनके जो professionalism in their working, that is par excellence. Everything is maintained लाइक एनीथिंग, मतलब स्पिक एंड स्पैन है। कोई आपको उनके प्रेमिसेस में गंदगी नहीं मिलेगी, हर चीज़ मेंटेन्ड होगी, हर चीज़ पेंटेड होगी। सो अटेंशन टू डिटेल इज ऑलवेज देयर। प्लानिंग, आर्मी की जो प्लानिंग होती है वो हमने देखा, हाउ हाउ मेटिकुलसली दे प्लान, एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रीफिंग एंड डीब्रीफिंग योर टीम। तो वैसे मतलब आई थिंक आई कैन गो ऑन फॉर द एंटायर डे वट एवर आई लर्न ओवर देयर। सो यू मस्ट हैव गॉट एन आइडिया कि दैट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, एंड ऑफ कोर्स दैट हैज रियली एडेड। आर्मी अटैचमेंट में आपने आर्मी की लाइफ को एक्सपीरियंस किया, तो आर्मी की सर्विस और आईएएस की सर्विस में मेन डिफरेंसेस आपको क्या नजर आए? बिल्कुल ही डिफरेंट है। इट्स लाइक एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। आई डोंट थिंक वी कैन इवन कंपेयर। नेचर ऑफ जॉब इज़ डिफरेंट। यहाँ पे तो एडमिनिस्ट्रेशन है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन करनी है। आर्मी में आई थिंक वहाँ पे काफ़ी वेरीड ऑप्शंस हैं। विद इन आर्मी ऑल्सो यू कैन गेट इन टू एडमिनिस्ट्रेशन, बट यू कैन गेट इन टू द फोर्सेज ऑल्सो, पैरा ट्रूपर्स। मतलब आप एक्शन में भी आ सकते हो, आप इंजीनियरिंग विंग में भी आ सकते हो। सो वहाँ तो एक पूरी उनकी अपनी ही एक दे हैव अ बिग वर्ल्ड ओवर देयर। एंड उसमें आप अपने लाइकिंग के मुताबिक या अपने कॉलिंग के मुताबिक आप किसी भी चीज़ में यू कैन एंटर दैट। सो इट्स अ बिग बिग ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फ्लॉलेसली। आईएएस की ट्रेनिंग में जो है वेपन हैंडलिंग और फायरिंग की ट्रेनिंग भी दी जाती है, तो उसका क्या मोटिव होता है, और आपने जब उस ट्रेनिंग में कौन कौन से वेपन्स हैंडल करने सीखे? um, हमारी आईएएस में जो वेपन ट्रेनिंग है दैट इज नॉट वेरी हार्डकोर यू कैन से। जैसे आईपीएस में है वैसा नहीं है। जो हमारी एकेडमी है लबासना, वहाँ पे तो नहीं है। मतलब एज अ हॉबी यू कैन डू दैट, बट मैंडेटरी नहीं है। दी ओनली वेपन ट्रेनिंग आई डिड वाज एट आर्मी अटैचमेंट। तो वो भी इट वाज नॉट पर से ट्रेनिंग, बट एक तरह का एक्सपोजर कह लो। तो दे वहाँ पे
आई थिंक आई यूज्ड इंसास राइफल्स, हमारा वो 40 मीटर पे टारगेट्स थे. सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस. बट हमारे सर्विस में ऐसा नहीं है कि दैट यू नीड टू बी गुड विद द वेपन्स और सो, नथिंग लाइक दैट. इट वाज जस्ट एन एक्सपोजर विच वी हैड ड्यूरिंग आर्मी अटैचमेंट. आईपीएस में ही ज़्यादा होता है। आईपीएस का तो प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग होती है, दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर ट्रेनिंग मॉड्यूल. उनको तो सारे वेपन्स वगैरह दे हैव टू बी वेरी गुड एट दैट. ट्रेनिंग में सीखी हुई कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी डेली आपकी लाइफ में काम आ रही हैं? Two things again, same. One is punctuality. I stick to time as much as I can. उससे क्या है कि मेरे ऑफिस का, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर बना रहता है. एंड सेकेंडली आई हैव लर्नड द इम्पोर्टेंस ऑफ कि आप एक आर्म चेयर ऑफिसर मत बनो. आप उठो, फील्ड में जाओ, जाके मौके पे चीज़ें देखो. उससे आपको जो ग्रिप आएगा and the kind of effectiveness आएगी, that is going to be unparalleled. वही अब आईएएस बनने के बाद आप ग्राउंड पे आए हैं, तो ऐसी कौन सी ग्राउंड रियलिटीज़ जो है सामने आई जो कभी कोचिंग में या फिर किताबों में नहीं बताई गई थी? um, ये तो ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट में ही ट्रू है. फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी रिपोर्ट्स देखें तो लगता है कि कि हमारे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा चल रहा है या कैसा भी चल रहा है, लेट्स से. बट वंस लेट्स से द डिपार्टमेंट हैज सबमिटेड यू कि जी ये ऐसा बन गया है, हमारा ये स्विमिंग पूल पूरा रेनोवेट हो गया है या वट एवर, देन यू एक्चुअली गो देयर एंड सी थिंग्स फॉर योर सेल्फ. तो आपको पता लगता है कि नहीं नहीं, यहाँ पे मटेरियल गलत यूज हो गया, या फिर दीज आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स विच दे हैव मिस्ड इन प्लानिंग. एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ना, आपका बड़ा विद टाइम एंड विद एक्सपीरियंस, क्योंकि हमें 360 डिग्री एक्सपोजर मिलता है, सो हमारा व्यू पॉइंट भी काफ़ी वाइडन अप हो जाता है. सो वी आर एबल टू गिव इनपुट्स विच मतलब एक ब्लिंकर्ड अप्रोच से नहीं आ सकता. सो कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसमें हम ऐसे फिर मौके पे जाके देखते हो, उसमें हम 360 डिग्री थिंग्स कवर कर पाते हैं. फॉर एग्जांपल लेट मी कैरी ऑन विद दिस एग्जांपल ऑफ स्विमिंग पूल ओनली. तो उसमें मैं ये भी बता पाऊंगा कि हाँ, हाउ दैट अगर इफ़ देव मिस्ड आउट कि कैसे विमेन जो सेक्शन है उनका चेंजिंग एरिया एंड ऑल, उसको उन्होंने प्राइवेट या फिर व्यू कटर्स उस हिसाब से कर दिया है कि नहीं. बिकॉज एज एन engineer or as a designer you might have missed it, and that was actually the case. और भी अगर आप पानी का इनपुट कहाँ से ले रहे हो, आप ग्राउंड वाटर से ले रहे हो. अगर आप इट हैपेंड कि यहाँ पे कैनाल वाज जस्ट अराउंड, सो वी चेंज दैट कि कैनाल से ले लो. उससे क्या ग्राउंड वाटर बच जाएगा आपका, और आपको पानी की क्वालिटी भी अच्छी आ जाएगी. यू नीड नॉट गेट इनटू दैट वेरी एक्सपेंसिव फिल्ट्रेशन यूनिट्स. तो दीज आर द थिंग्स जो आप मौके पे जाके ऐसी चीज़ें चेंज होती है. एंड दिस इज ट्रू फॉर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, बी इट अ विलेज. हम पढ़ते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में कैसे काम होना चाहिए, या फिर कैसे इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म to ensure women empowerment. But when I was having the charge of ADC development in Sangrur, so I used to visit these self-help groups. तो उसमें जाके मैं आई स्टिल रिमेंबर 1-2 महीना तो मैं सिर्फ विजिट पे ही रहा, और इवेंचुअली आई कुड कम अप विद सम आइडियाज. जैसे वी स्टार्टेड अ हॉजरी सेंटर फॉर स्कूल यूनिफॉर्म स्टिचिंग. That was the first that I started in Sangrur district. So within 1.5 years, they were a group of 300 women. They reached a turnover of 1.5 crore rupees within 1.5 years. And that too in a village. मतलब you can't even, वो एक पंचायत भवन था जो बिल्कुल खंडर हो रहा था, डायलैपिडेटेड सिचुएशन. मतलब एक तो हमने वो बिल्डिंग यूज़ कर ली, उसको रेनोवेट कर दिया, इट बिकेम समथिंग विच वाज प्रेजेंटेबल. और मतलब विलेजर्स को भी नहीं आइडिया था कि यहाँ पे 1.5 करोड़ की टर्नओवर की एक हॉजरी लग चुकी है. ठीक है, दे न्यू पीपल आर गोइंग इनसाइड, बट दे नेवर अंडरस्टूड द लेवल ऑफ इम्पैक्ट दैट इट हैड मेड. सो द गवर्नमेंट took that project, उसको फिर next level पे ले गए. फिर then we also replicated that across all districts of Punjab. तो अभी हर डिस्ट्रिक्ट में 3-4 ऐसे हॉजरी सेंटर्स हैं
जिसमें रूरल विमेन आर गोइंग एंड स्टिचिंग स्कूल यूनिफॉर्म्स जिसको गवर्नमेंट प्रोक्योर कर रही है. दैट हैज़ गिवन देम अ वेरी सिस्टमैटिक रेवेन्यू अर्निंग मैकेनिज्म फॉर द लेडीज. और विमेन एम्पावरमेंट बहुत ग्रास रूट पे हो रही है. तो ऐसे ही और भी बहुत कुछ किया, जो जैसे आप कह रहे हो ना कि क्या ऐसा जो मौके पे जाके देखा. सो दिस इज वन थिंग दैट केम आउट. फिर हमें पता लगा, मतलब आई रियलाइज कि बहुत स्टार्टअप्स किए जा सकते हैं लेडीज को मोटिवेट करके. सो आई स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट नेम्ड पहल. इट वाज एन एक्रोनिम PEHEL, promoting empowerment of households through entrepreneurship and livelihood. तो इसमें भी हमने बड़ा ही सिस्टमेटिक और स्ट्रेटेजिक बनाया, प्रोग्राम बनाया. तो इसमें आई थिंक 2 years में संगरूर डिस्ट्रिक्ट में ही वी वर एबल टू स्टार्ट 1500 के करीब स्टार्टअप. जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं विमेन के, चाहे वो चप्पल मेकिंग यूनिट है, चाहे वो मसाला मेकिंग यूनिट है. सम लेडीज एंडेड अप रनिंग देयर ओन स्कूल बस. किसी ने अपना केबल टीवी का काम शुरू कर लिया. तो मतलब एवरीथिंग अंडर द सन उन्होंने स्टार्ट किया. एंड वी कुड क्रिएट लाइवलीहुड ऑप्शंस फॉर 5000 women. So all this comes through direct hands-on ग्राउंड रिलेटेड रियलिटी चेक. जब आपके पास आता है ना, तब ये चीज़ें उठ के आती हैं. सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन कि कैसे जो ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग में नहीं सिखाई जा सकती. ये जब आप ग्राउंड पे इट्स नॉट कि वो ट्रेनिंग बुरी है, मतलब दिस इज नॉट व्हाट ट्रेनिंग इज डिजाइंड फॉर. जो चीज़ आप मौके पे, आपको स्विमिंग क्लास में कितना भी बता दो स्विमिंग कैसे करनी है कैसे करनी है, तो जब तक आप स्विमिंग पूल में जाओगे ही नहीं तो हाउ विल यू लर्न, राइट? सो दैट इट इज सेम. इट्स नॉट, बहुत लोग ना इसको क्रिटिसिज्म करते हैं कि ट्रेनिंग में थोड़ा ना कुछ पता लगता है. ट्रेनिंग का काम ही नहीं है वो. ट्रेनिंग का जो काम है वो ट्रेनिंग हो रही है, और जो फील्ड का काम है वो फील्ड सिखा रही है. सो यू नीड नॉट क्रिटिसाइज वन थिंग और द अदर. बोथ हैव देयर ओन रोल्स. ट्रेनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ग्राउंड पे जाके when you actually dive into things तो आप बहुत कुछ सीखते हो. डीसी को जो है एक जिले का मुखिया कहा जाता है, तो कौन कौन सी बड़ी जिम्मेदारियां या फिर कौन कौन से डिपार्टमेंट और एरियाज जो हैं डीसी के कंट्रोल में आते हैं? जो ये ऑफिस है ना डिप्टी कमिश्नर, बहुत ही आई वुड से यूनिक है एंड बहुत इंटरेस्टिंग भी है इन दैट सेंस. स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट हो, हर किसी का हेडक्वार्टर या तो चंडीगढ़ में या जहां भी उनका हेडक्वार्टर बना है वहां पे है, राइट? बट उनका भी आगे डिपार्टमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिस्ट्रिक्ट्स के थ्रू है. और डिस्ट्रिक्ट्स में जितने भी डिपार्टमेंट हैं, लेट्स से कोई लाइन डिपार्टमेंट है PWD की तरह, तो डिस्ट्रिक्ट में एक्सीएन उसका हेड है, या हेल्थ डिपार्टमेंट है उसका डिस्ट्रिक्ट में हेल्थ हेड सिविल सर्जन है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में RTO इज द हेड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एवरीथिंग converges under the deputy commissioner. So all the departments of the state, district में जो भी उनके डिपार्टमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, they are directly answerable to the deputy commissioner. So एक तरह का एक ये फील्ड में एक डायरेक्ट स्ट्रक्चर है कि डेप्यूटी कमिश्नर supervises each and every department of the state, each and every. and अगर कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी काम होना है तो वो किसी स्टेट डिपार्टमेंट के थ्रू होना है, और अगर स्टेट डिपार्टमेंट के थ्रू होना है तो इवेंचुअली डिस्ट्रिक्ट में होना है, और अगर डिस्ट्रिक्ट में होना है तो वो डेप्टी कमिश्नर के थ्रू होना है. सो इट इज़ अ वेरी नोडल सॉर्ट ऑफ अ थिंग. हर चीज़ यहाँ आके कन्वर्ज हो जाती है. एवरी सिंगल थिंग कन्वर्जेस, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, इवन पुलिस डिपार्टमेंट की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डिप्टी कमिश्नर के थ्रू जाती हैं. सो ऑल डिपार्टमेंट्स कन्वर्ज हियर. अब जैसे डीसी के बहुत सारी वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो वो कोई भी काम अकेले तो नहीं कर सकते, उनको भी पूरी एक टीम की ज़रूरत होती है. तो डीसी के अंदर कौन कौन आते हैं, जैसे SDM या फिर दूसरे की ऑफिसर्स? जो हमारा बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है
उसमें डिप्टी कमिश्नर के बाद एडीसी आते हैं, डिपेंड्स ऑन स्टेट टू स्टेट ऑल्सो। जैसे यूपी में डीएम कहते हैं, कहीं कलेक्टर कहते हैं, तो इस पोस्ट का अलग अलग नाम है अलग अलग स्टेट में। पंजाब में डिप्टी कमिश्नर डीसी यूज करते हैं यूजुअली। तो डीसी के अंडर 2 एडीसी होते हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में 3 एडीसी भी होते हैं, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। फिर सब डिविजन्स होती हैं, हर सब डिवीजन का हेड एक एसडीएम है, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। सो दिस फॉर्म्स द कोर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। और जो डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, उसके अंदर भी उनको 2 पीसीएस ऑफिसर्स और मिलते हैं। वन इज कॉल्ड असिस्टेंट कमिश्नर जनरल एंड वन इज असिस्टेंट कमिश्नर ग्रीवेंसेस। तो इसका नाम चेंज होता रहता है, आजकल पंजाब में उसको सीएम फील्ड ऑफिसर कहते हैं। सो this is the framework of the administrative officers which are at the disposal of the deputy commissioner. However, like I've said, किसी भी डिपार्टमेंट का डिस्ट्रिक्ट का हेड इज एट द डिस्पोजल ऑफ डिप्टी कमिश्नर। सो बिकॉज काम भी हमारा ऐसे ही होता है। मान लो कोई बहुत कोई एक हमने मेगा कैंप लगाना है, कोई एक ड्राइव, हेल्थ की ड्राइव हमने करनी है, तो उसमें ऑफ कोर्स द डिप्टी कमिश्नर विल बी पुटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द सिविल सर्जन, बट वी विल बी यूजिंग अदर डिपार्टमेंट्स ऑल्सो। वी विल बी यूजिंग पीडब्ल्यूडी ऑल्सो, कि कैंप जो लगने हैं उनमें कहाँ कैसे बैरिकेडिंग होनी है। पुलिस को वी विल बी इन्वॉल्विंग, कि कैसे सिक्योरिटी होनी है, एन नंबर ऑफ थिंग्स। सो जिस जिस डिपार्टमेंट की इन्वॉल्वमेंट है, वाटर सप्लाई सैनिटेशन की ज़रूरत पड़ेगी, अगर कैंप लगना है तो पब्लिक आएगी तो यू नीड टू हैव देयर अपना सैनिटेशन नीड्स जो हैं उनकी, उसके लिए यू इन्वॉल्व डिपार्टमेंट ऑफ वाटर सप्लाई सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई आपको करवानी पड़ेगी। सो एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। सो अ डेप्टी कमिश्नर कन्वर्जेस एवरीबडी। सो all the departmental heads of a district are at the disposal of DC. What is an average salary of IAS? Salary is I think the same. तो ये एक गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है। वी हैव अ पे मैट्रिक्स, वो सबका ही सेम है, चाहे वो कोई प्रोफेसर हो, रादर प्रोफेसर्स में तो एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी होते हैं, जितने भी बाकी, चाहे वो सेंट्रल सर्विस है, चाहे वो कोई और डायमेंशन की सर्विस है, चाहे कोई डिपार्टमेंटल भी है, तो उसका जो पे मैट्रिक्स है उसके हिसाब से होती है। सो इट वेरीज फ्रॉम पे कमीशन टू पे कमीशन ऑल्सो। आई थिंक जो लास्ट पे कमीशन था, आई एम नॉट वेरी श्योर ऑन दिस, उसका जो बेसिक मतलब बॉटम मोस्ट पे मैट्रिक्स था, दैट स्टार्टेड फ्रॉम 56,000, बट ऑफ कोर्स डीएज वगैरह ऑन टॉप ऑफ इट सारा एक्स्ट्रा, और एंड डिपेंड्स ऑन योर लेंथ ऑफ सर्विस एंड योर सीनियरिटी, एंड इट वेंट अप टिल 2.5 lakhs. Plus perks. Not the perks, I'm saying the DA and all that is on top of it. So otherwise this is similar to all government officers of this rank. So गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पे मैट्रिक्स बनाया हुआ है, तो इफ यू आर एन IAS तो आपकी कोई एक्स्ट्रा सैलरी नहीं है, जो उस पे मैट्रिक्स की सैलरी है वही आपकी है, और वो कोई और ऑफिसर की भी हो सकती है। ही और शी मे और मे नॉट बी एन IAS ऑफिसर। एक डीसी के तौर पर आपका डेली रूटीन क्या रहता है? पर्सनली आई लाइक टू सुबह एक बार आई लाइक टू डू सम फिजिकल एक्सरसाइज और समथिंग, थोड़ा उससे माइंड फ्रेश रहता है, बॉडी फ्रेश रहती है, हाई प्रेशर जॉब्स रहती हैं ये, तो आई थिंक फिजिकल फिटनेस डेफिनेटली goes long run in helping you out physically and mentally also. And उसके बाद then of course the office starts. हमारा डिपेंड करता है कि मतलब एज डीसी ना, डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई चीज़ एक टाइम पे इम्पोर्टेंट चल रही होती है। फॉर एग्जांपल लास्ट मंथ हमारे यहाँ पे अनंतपुर साहब में, रोपड़ डिस्ट्रिक्ट में है श्री अनंतपुर साहब, वहाँ पे 350th कमेमोरेशन एनिवर्सरी थी गुरु तेग बहादुर जी के मार्टरडम की। सो दैट वाज अ वेरी 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 बिग मेगा इवेंट फॉर द गवर्नमेंट जो यहाँ पे हुआ। तो दैट वाज सॉर्ट ऑफ द टास्क एट हैंड फॉर द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमारा फोकस उधर था उस टाइम पे।
एक टाइम आता है जब इलेक्शंस चल रही होती हैं, तो आपका फोकस इलेक्शंस की तरफ होता है। एक टाइम आता है जब प्रोक्योरमेंट चल रही है, तो आपका फोकस उधर होता है। मतलब यू नीड टू जगल ऑल दी बॉल्स इन द एयर, बट आपका एक पर्टिकुलर फोकस होता है। तो आपका जो डेली शेड्यूल है वो उस पीरियड के मुताबिक बनता है। अगर तो एवरीथिंग इज मतलब इन द सेंस कि कोई फोकस वाली चीज़ नहीं चल रही, फिर तो नॉर्मल रूटीन इज कि मॉर्निंग में एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद यू गो टू ऑफिस, वहाँ पे आप पब्लिक डीलिंग करते हैं, जो भी आपने काम है, वो मीटिंग्स हैं, वो सारी करते हैं। देन ऑफ कोर्स वी हैव लंच। फिर कोई आपने फील्ड विजिट करनी है या कोई इंस्पेक्शन पे जाना है, वो करते हैं। कोई कुछ ना कुछ पब्लिक इवेंट्स भी होते हैं विच आर यू नो सॉर्ट ऑफ ऑब्लिगेटरी फॉर अ डिप्टी कमिश्नर और एनी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर टू अटेंड, तो वो हम अटेंड करते हैं। फिर शाम को कंक्लूड द डे विद पर्सनल लाइफ ऑफ कोर्स। बट एज आई एम सेइंग, जब जो फोकस होता है ना उसके मुताबिक चेंज हो जाता है। अगर ऐसा कुछ प्रोक्योरमेंट, फिक्स नहीं है। हाँ प्रोक्योरमेंट चल रही है तो मे बी हम सुबह 8 बजे मंडी में होंगे। ठीक है ना। आई रिमेंबर ये जो हमारा लास्ट मंथ का 350th एनिवर्सरी था, 3-4 महीने हमने तैयारी की है, बट जो लास्ट हमारा 1 मंथ था, राइट 9 बजे डॉट शुरू हो जाता था ऑफिस और काम शुरू हो जाता, और रात के 9-9:30 से पहले फ्री नहीं होते थे, मतलब घर नहीं आ पाते थे। और घर आके भी 10-11 बजे तक, 11:30 बजे तक कुछ ना कुछ चलता रहता था। सो दैट्स माई पॉइंट कि देयर इज नो फिक्स्ड शेड्यूल, बिकॉज द जॉब इज नॉट वेरी फिक्स्ड। कोई ना कोई चीज ऑफ इम्पोर्टेंस कीप्स क्रॉपिंग अप, उसके मुताबिक वी मोल्ड आवर शेड्यूल। अभी मार्च 2025 में ही आप रूपनगर में डिप्टी कमिश्नर के तौर पर नियुक्त हुए हैं। उससे पहले आप एपीएस टू सीएम के तौर पर काम कर रहे थे। तो एपीएस का सरकार में क्या रोल होता है, या फिर उनकी क्या वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं? APS is additional principal secretary. So this is a rank which you can have in any department. किसी भी डिपार्टमेंट में आप इस रैंक पे हो सकते हो, बीट रूरल डेवलपमेंट, बीट एजुकेशन डिपार्टमेंट, किसी भी रैंक पे हो सकते हो। आई वॉज इन CM ऑफिस। तो हर स्टेट में जो ऑनरेबल CM होते हैं उनका एक पर्सनल ऑफिस होता है, CM ऑफिस कहते हैं हम उसको। सो आई वॉज एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी इन CM ऑफिस, which essentially meant I was additional principal secretary to the honorable CM, and usually 3 या 4 IAS officers होते हैं in the CM office, and we directly work with the honorable CM. तो कोई भी फाइल होती है, हमारे अंदर डिपार्टमेंट्स डिवाइडेड होते हैं। लेट्स से 10 डिपार्टमेंट मेरे पास हैं, 15 किसी और के पास हैं। तो जो भी CM साहब से अप्रूवल होनी है through the administrative secretary and the minister of that department, it then comes to CM office. तो अगर वो डिपार्टमेंट मेरे पास है, वो फाइल मेरे पास आ जाएगी, एंड देन इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डायरेक्टली डील विद इट एंड गेट इट क्लियर थ्रू दी ऑनरेबल CM. अपार्ट फ्रॉम दैट, डेली जो उनका शेड्यूल है, या फिर एंगेजमेंट्स हैं, या फिर एनीथिंग ऑफ इम्पोर्टेंस विच द CM शुड बी नोइंग, या फिर वी नीड टू गिव सम इनपुट, वो सारा कुछ इसमें आ जाता है। सो वी आर सॉर्ट ऑफ अ पर्सनल स्टाफ ऑफिसर उस टाइम पे। सारे डायनेमिक्स, बहुत कुछ चलता है, वी मैनेज ईच एंड एवरीथिंग। तो एपीएस और डीसी के रोल में क्या मेन डिफरेंसेस आपने एक्सपीरियंस किए? Totally different. It is totally different. As deputy commissioner, this is an independent charge. So I am heading a district. तो nature of job is totally different. वहाँ पे I am assisting the honorable CM and I am working in a particular structure. यहाँ पे I am heading a district. तो district की कोई भी responsibility है वो मेरी है, या फिर कब किस चीज़ को इम्पोर्टेंस में लाना है या किस चीज़ को कैसे करना है, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद मी। तो काफ़ी फ़र्क आ जाता है। तो वहाँ पे काम करवाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे काम खुद करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वहीं पंजाब जैसे राज्य में जो है ब्रेन ड्रेन और माइग्रेशन की सबसे बड़ी समस्या है। बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं जो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके बाहर विदेश चले जाते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है, और आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ बेहतर नौकरी का लालच है या फिर और भी दूसरे रीजंस हैं? At the end of the day, this is something very personal. I see it as a topic of migration. और आप
कितने जितने मर्जी पीछे साल चले जाओ, 1000 साल पीछे चले जाओ, 2000 साल पीछे चले जाओ, माइग्रेशन एट एनी पॉइंट हुई है. पीपल हैव माइग्रेटेड, पूरी की पूरी सोसाइटीज, पूरे के पूरे ट्राइब्स माइग्रेट होती रही हैं. और हमारी 2-3 हजार साल की ह्यूमन हिस्ट्री को आप स्टडी कर लो, कोई ऐसा टाइम नहीं है जब आप कहोगे कि कोई माइग्रेशन नहीं हुई. सो विद दैट लेंस आई सी कि इट इज़ नॉट समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी. मतलब माइग्रेशन हमेशा ही चलती आई है और अब भी माइग्रेशन चल रही है. वॉट इज इंपॉर्टेंट इज कि इसमें पुश एंड पुल फैक्टर्स होते हैं. हमारे एटलीस्ट उस पे हम वर्क करें. इंडिया एज अ कंट्री एंड एज अ सोसाइटी वी नीड टू वर्क ऑन दोज पुश एंड पुल फैक्टर्स. पुश फैक्टर्स की बात क्या है कि हम यहाँ पे सबको अपॉर्चुनिटी दें टू लर्न. वी शुड एम्पावर एवरीबडी. एवरीबडी शुड नो कि कुछ अपॉर्चुनिटी हो एक्सेल करने के लिए, आगे कुछ बढ़ने के लिए, कोई कुछ ना कुछ हो, राइट. अगर कोई फ्यूचर ही ना दिखे, कोई होप ही ना दिखे, तो दैट बिकम्स अ पुश फैक्टर. तो दैट शुड नॉट बी देयर. अगेन द पुल फैक्टर, ठीक है, बाकी कंट्रीज ने अच्छा किया, सोसाइटीज ने अच्छा किया, देव बिकम अट्रैक्टिव इनफ फॉर देम टू गो. वी शुड लर्न फ्रॉम देम. वी शुड ऑल्सो क्रिएट सच इकोसिस्टम्स कि लोग यहाँ आने में इंटरेस्टेड हों. सो आई थिंक इंस्टेड ऑफ सीइंग इट वेरी नेगेटिवली, वी शुड सी इट पॉजिटिवली. हमें सीखने को मिले कि क्या क्या ऐसा है जो बाहर वालों ने कर लिया और जिसमें लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, तो वाई शुड वी नॉट रेप्लिकेट इट हियर. एंड आई थिंक टाइम्स आर चेंजिंग ऑल्सो. टाइम्स आर प्रिटी मच चेंजिंग. मैंने बहुत ऐसी स्टोरीज भी सुनी है कि लोग बाहर गए, 5 साल बाद वापस आ गए. ठीक है, माइग्रेशन चलती रहेगी, दोनों तरफ चलती रहेगी, बट वी नीड टू कीप वर्किंग एंड ट्राई टू मेक इंडिया अ बेटर कंट्री एंड अ सोसाइटी. तो मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब अपना जो एजुकेशन सिस्टम है वो यूथ को अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देता कि भारत में रहने के लिए, कि वो पढ़ाई करके यहीं रहें? नहीं, आई एम नॉट सेइंग ऑन, मैं प्रिसाइसली वो नहीं कह रहा. मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम भी इंडिया की तरह ह्यूज है. हम्म, तो ऑफ कोर्स इक्वल अपॉर्चुनिटी तो नहीं है. दैट इज द फैक्ट एंड दैट इज समथिंग वी नीड टू वर्क ऑन. आप देख लो, मुंबई के किसी स्लम्स में अगर आप जाके देखो, तो कैन यू थिंक कि चाहे हमारा राइट टू एजुकेशन है, चाहे हमारी बेस्ट इंटेंशंस हैं, डू वी रियली थिंक कि उस बच्चे को भी उतनी ही एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं? द आंसर इज नो. सो अगेन, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग इन अ नेगेटिव पर्सपेक्टिव. ऑल आई एम सेइंग इज वही है कि हमें अपनी कमियां देखें, उस पर मेहनत करें, उसको इम्प्रूव करें. सो ऑफ कोर्स वी कैन डू अ लॉट ऑन दैट फ्रंट. बी इट एजुकेशन, बी इट हेल्थ, हर जगह इंप्रूवमेंट का स्कोप है. वी शुड नेवर स्टॉप, वी शुड कीप वर्किंग एंड इम्प्रूविंग. तो आपके अकॉर्डिंग मतलब ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो सरकार को लेने चाहिए जिससे इस चीज़ पर रोक लगाई जा सकती है, फिर इसको कम किया जा सकता है? अब ये थोड़ा सा गवर्नमेंट थोड़ा पॉलिटिकल सा हो गया. आई थिंक इसको वील गिव इट अ पास. ओके. एक दिन डीसी और एसपी दे संग प्रोग्राम आपने किया था, इसके बारे में बताइए. हाँ, आई हैव ऑलवेज थॉट कि ना, स्टूडेंट्स को, बच्चों को ना एक लेवल ऑफ एक्सपोजर मिलना चाहिए. मैं हालांकि मेरे पेरेंट्स ने जो भी बेस्ट स्कूलिंग हो सकती थी उनके रिसोर्सेज के हिसाब से, या उस टाइम में जो भी बेस्ट स्कूल्स थे वो उसमें भेजा. बट आई ऑलवेज फेल्ट कि आई डेंट हैव दैट मच एक्सपोजर कि मुझे पता हो कि मैंने करना क्या लाइफ में. ठीक है, हमने सुना है कि आईएएस ऑफिसर होता है कुछ, मतलब देर इज समथिंग डिफरेंट अबाउट इट, बट वी हैड नेवर सीन कि क्या होता है. एंड सेम अप्लाइज टू अदर प्रोफेशंस ऑल्सो. एज अ लॉयर, मतलब हमने मूवीज देखी हैं, किताबें पढ़ी हैं, उसके अलावा हमने देखा तो नहीं है. सो दैट वॉज माई आइडिया बिहाइंड इट कि इसमें हम बच्चों को एक्चुअली में एक एक्सपोजर दें जिससे उनको पता चले, मतलब वेदर दिस इज समथिंग विच इंटरेस्ट देम और नॉट. अगर आएंगे, देखेंगे, कुछ पता लगेगा, हो सकता है वो इंस्पायर हो जाए, हो सकता है उनको पता लग जाए कि यहाँ नहीं, हमने कुछ और करना है, कि ये उन्हें किक नहीं दे रहा है. सो दैट इज द आइडिया, टू गिव मोर एंड मोर एक्सपोजर टू द चिल्ड्रन. इंस्पिरेशन मिले बाकियों को, क्योंकि बच्चे हमारा फ्यूचर हैं. जितना हम उनको एक्सपोजर देंगे, जितना हम उनको इंस्पायर करेंगे, मोटिवेट करेंगे, हमारा फ्यूचर उतना ही ब्राइट होगा. आज के समय में सोशल मीडिया का यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो आपको क्या लगता है ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी है या फिर डिस्ट्रैक्शन है? आपने बताया कि आप तो सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते हैं. आई थिंक जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते हो,
उस टाइम पे यू नीड टू कट आउट एनी डिस्ट्रैक्शन. आपकी डिस्ट्रैक्शन मिनिमल होनी चाहिए. जैसे शायद किसी ने देखा हो, जो घोड़े होते हैं ना, उनके यहाँ भी ब्लिंकर्स लगाए जाते हैं. वो क्यों होता है? ताकि वो सीधा देखे। हॉर्स, हाँ, हाँ। हॉर्स का ध्यान इधर उधर ना जाए. द रेस हॉर्सेस ना, द प्रोफेशनल रेस हॉर्सेस, उनके यहाँ ब्लिंकर्स लगाए जाते हैं कि लेफ्ट राइट ना कहीं ध्यान भटक जाए. दे शुड बी एबल टू फोकस ऑन द रेस ट्रैक. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज रिक्वायर्ड. जब भी एक ऐसा लाइफ में इंटेंसिटी का पीरियड आता है ना आपकी लाइफ में, मे बी आप कॉर्पोरेट जॉब में हो, आपने कोई बड़ी कंपनी का इंटरव्यू देना है, तो वो हो सकता है 1 महीना आपके लिए क्रूशियल है. तो उस 1 महीने में भी आपको यही करना चाहिए. यूपीएससी एस्पिरेंट को हो सकता है 1 साल लगे, 2 साल लगे, जितना भी लगे. जो भी आपका मेहनत का इंटेंसिटी वाला फेज है, यू नीड टू कट आउट ऑन योर डिस्ट्रैक्शंस. एंड आई थिंक सोशल मीडिया तो डिस्ट्रैक्शन ही देगा. आई डोंट थिंक दैट इज अ गुड आइडिया कि हम किसी किसी सोशल मीडिया पे किसी ऑफिसर्स की कोई पोस्ट देख रहे हैं, उससे हम मोटिवेशन ले रहे हैं, या हम कुछ इस तरह की, ये बहुत सुपरफिशियल चीज़ें हैं. एंड समथिंग लाइक यूपीएससी रिक्वायर्स वेरी डीप मोटिवेशन. और इतनी सुपरफिशियल मोटिवेशन से आई डोंट थिंक कुछ हो सकता है. मे बी आप जस्ट खुद को तसल्ली दे रहे हो, बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर एंडिंग अप बिकमिंग डिस्ट्रैक्टेड एंड यू आर वेस्टिंग योर टाइम. सो माई सजेशन इज कि सोशल मीडिया को आप, यू कैन गिव इट अ कट आउट, और उसको कट ऑफ करके यूज ओनली द बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेट. फॉर एग्जाम्पल, देर आर गुड वेबसाइट्स जिसपे पीयर ग्रुप आंसर राइटिंग होती है. आप एक दूसरे के आंसर्स दे सकते हो, उस पर कॉमेंट कर सकते हो, एक दूसरे को इम्प्रूव कर सकते हो. या फिर टॉपर्स ने अपने ब्लॉग्स लिखे हुए हैं कि हाउ टू प्रिपेयर दिस सब्जेक्ट, हाउ टू प्रिपेयर दैट पेपर. तो उन चीज़ों को आप यूज़ करो, बट सोशल मीडिया आई डोंट थिंक सो. आपकी पहली कमाई कब और कैसे हुई और उसको आपने कहाँ खर्च किया? पहली कमाई, मैं ना, आई वॉज इन अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स. काफ़ी स्पोर्ट्स खेलता था मैं. तो आई थिंक आई वॉज इन 3rd और 4th ग्रेड. तब मैं स्केटिंग, रोलर स्केटिंग करता होता था. एंड हमारा डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट हुआ. डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में आई केम सेकंड. तो जब टूर्नामेंट होता था ना, स्केटिंग बड़ी उस टाइम पे बड़ी नॉवेल्टी थी. मतलब काफ़ी लोग इधर उधर से अट्रैक्ट हो जाते थे. तो हमारा जस यूनिवर्सिटी के सामने था, तो काफ़ी लोग इकट्ठे होके देखते होते थे. एंड आई स्टिल रिमेंबर, आफ्टर द रेस कंक्लूडेड आई केम सेकेंड. तो जो अनाउंसमेंट कर रहे थे, उन्होंने अनाउंस किया कि वन ऑफ द रिक्शा पुलर्स, उसको मेरा स्केटिंग स्टाइल बहुत अच्छा लगा. आई डोंट नो व्हाई, बट एंड व्हाट अ जेनरस मैन ही वाज. उसको मेरा स्केटिंग स्टाइल इतना अच्छा लगा कि उसने 50 रुपये मुझे एज अवार्ड दिया, एक रिक्शा पुलर ने. एंड इमेजिन, उन दिनों में प्रॉबेबली उनके पूरे दिन की कमाई होती होगी 50 रुपये. तो इट वॉज वेरी वेरी हार्ट वार्मिंग एंड टचिंग फॉर मी. एंड आज तक मैंने वो अपने 50 रुपये का जो नोट है वो मेरे पास प्रिजर्व्ड है. तो मेरी पहली कमाई अभी भी मेरे पास है. ओके, अब हमारा लास्ट सेक्शन है रैपिड फायर राउंड. काम में ज़्यादा चैलेंजिंग क्या लगता है, पेपर वर्क या पब्लिक डीलिंग? दोनों ही नहीं लगते, दोनों ही ठीक है. कौन सी डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग आपको अब तक सबसे ज़्यादा यादगार लगी? टिल नाउ इट वाज एडीसी संगरूर, क्योंकि वहाँ पे मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में काफ़ी काम किया. काफ़ी हॉजरी सेंटर्स और जो स्टार्टअप्स किए उसमें, जो काफ़ी विमेन को लाइवलीहुड क्रिएट हुआ. दैट वाज समथिंग विच स्टेज विद मी. अगर आईएएस ना होते तो किस फील्ड में करियर बनाते? Probably coding. कोडिंग. Yeah, टी पर्सन या कॉफ़ी पर्सन? nothing. I don't take tea or coffee. No soft drinks, nothing. लबासना ट्रेनिंग का सबसे मेमोरेबल पल? The same time जब मैंने ये माइम डायरेक्ट किया था. एक ऐप जिसके बिना आपका दिन अधूरा है? WhatsApp. आजकल WhatsApp हैज़ बिकम सॉर्ट ऑफ ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल. हमारी सारी लेटर्स और आगे जितना भी काम होता है WhatsApp पे डिपेंडेंट है. फेवरेट बुक जिसने आपको इंस्पायर किया हो? विंग्स ऑफ फायर बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. ओके. रूपनगर की कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको, या जगह है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? श्री अनंतपुर साहब में
तख्त श्री केसगढ़ साहब, ओके। वहाँ पे बहुत हमारी मान्यता है। काम से ब्रेक मिले तो ट्रैवल करना पसंद करेंगे या फिर फैमिली टाइम? ट्रैवल विद फैमिली। फेवरेट पर्सन जिसके बिना दिन अधूरा अधूरा लगता है? ये तो आपने मुझे धर्म संकट में डाल रहे हैं। घर से निकलवाओगे, क्योंकि बेटा भी है, वाइफ भी है। मैंने पूछा ही इसलिए, वो इसमें था भी नहीं। अगर आपको एक दिन के लिए किसी और की जॉब करनी पड़े तो वो कौन सी होगी? प्रोबेबली डॉक्टर। डॉक्टर। या यूथ को कोई मैसेज देना हो, कोई सक्सेस मंत्र एक छोटा सा? यूथ, ये जो फेज है ना यूथ, ये हमारा मोस्ट प्रोडक्टिव फेज है। इसमें अगर हम मेहनत कर गए, हम खुद को इतना शेप अप कर लेते हैं कि आगे की लाइफ सॉर्टेड हो जाती है। अगर हम इस फेज में हम रेकलेस हो गए या फिर मिस फायर कर गए, एंड इफ वी लूज दिस अपॉर्चुनिटी, तो लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल बन जाती है, लाइफ लॉन्ग। सो माय एडवाइस इज, दिस टाइम इज वेरी प्रेशियस। ये बिल्कुल गलत फहमी है कि जी आप इंजॉय कर रहे हो, मेहनत के साथ भी आप इंजॉय कर सकते हो। बल्कि जब आप मेहनत करते हो ना, आपको अंदर से कंटेंटमेंट होती है, तब आप ज़्यादा अच्छा इंजॉय करते हो, ज़्यादा दिल से आपको इंजॉयमेंट होती है। सो यूज योर टाइम, योर यूथ टू शेप योर सेल्फ अप, टू शेप अप योर क्वालिटीज, योर एबिलिटीज, टू शेप अप योर करियर। क्योंकि अब अगर आप मेहनत करके, आपकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो जाती है। आगे के ये 5 साल मेहनत कर लिए तो 50 साल सॉर्टेड हैं। ये 5 साल गवा दिए तो 50 साल उन 5 साल को रोते हुए निकलते हैं। अब एंड में ओवरऑल ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहें या कुछ कहना चाहेंगे? Probably to follow your channel. I think वो आप सुनना चाहेंगे। नहीं, उसके अलावा भी कुछ भी बोल सकते हैं आप। आई वुड लाइक टू से कि लाइफ में ना हर चीज़ का पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, इन माय ओपिनियन। हम किसी बहुत इजी है, टेंडेंसी होती है ये कि किसी भी चीज़ को क्रिटिकली नेगेटिव होके देखा जाए कि इंडिया में ये बुरा हाल है, सिस्टम ही नहीं है, ये है, हर चीज़ को नेगेटिवली। बट ऑन अ फ्लिप साइड आप हर चीज़ को पॉजिटिवली भी देख सकते हो। आप जितना पॉजिटिव सोचोगे, यू विल अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, एंड जो भी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, हर कोई देश में कंट्रीब्यूट कर रहा है, चाहे वो किसी भी शेप में कर रहा है, बट वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर आप पॉजिटिव होगे, तभी आपकी कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव होगी, और तभी हम कुछ पॉजिटिव अप्रोच लेके कुछ अचीव कर पाएंगे। सो इस एनर्जी में भी बिलीफ रखो कि वट एवर यू थिंक, इफ यू थिंक नेगेटिवली, यू विल अट्रैक्ट नेगेटिव एनर्जी। इफ यू बिकम पॉजिटिव, ट्रस्ट मी, पॉजिटिव चीज़ें स्टार्ट हैपनिंग। थैंक यू सो मच सर, टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ आईएएस वर्जीत वालिया जी, जिनसे बहुत सारी बातचीत हमने की। ये पॉडकास्ट, उम्मीद करती हूँ आपको इस पॉडकास्ट ने काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया होगा, मोटिवेट किया होगा और काफ़ी सारी नॉलेज भी मिली होगी। तो अभी के लिए केवल इतना ही। जल्द मुलाकात होगी आपसे एक नए पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ये वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।